अस्सलाम वालेकुम। सीरिया चैनल में खुशामदीद। मैं हूं फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रखें और कोशिश करें कि अपनी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें सोसाइटी में, कम्युनिटी में। हमेशा अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अच्छा बिहेव करने की कोशिश करें। इनफैक्ट करें जैसे आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ बिहेव करें। हम सब सोचते हैं कि लोग अच्छा बिहेव नहीं करते तो हमें भी अच्छा बिहेव नहीं करना चाहिए। कोई आपसे गुस्से से बात करे तो हम भी गुस्से से बात करके दिखाते हैं। कोई हमसे बुरी तरह बात करे तो हम भी उससे बुरी तरह बिहेव करके दिखाते हैं। बट एक्चुअली में अगर हम सब ये फैसला कर लें कि हम जैसे चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ बिहेव करें, हम वैसे उनके साथ बिहेव करेंगे। कोई बात बुरी भी लग जाए तो हम फौरी तौर पर रिएक्ट नहीं करेंगे या बुरी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। और हम सब अगर ये फैसला कर लें तो सोचें ज़िंदगी ओवरऑल दुनिया और हमारे इर्द गिर्द की दुनिया एटलीस्ट कितनी आसान हो जाएगी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए एक अच्छा सा मैसेज एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली की तरफ चलते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, हमें चाहिए कि बड़ों का अदब किया करें और छोटों पे शफ़क़त किया करें, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना, जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता, वो हमारे बड़ों का अदब नहीं करता, फलैसा मिन्ना, हुज़ूर ने फरमाया वो मेरी उम्मत में से नहीं है। आज मुआशरे में बच्चों पे शफ़क़त भी ख़त्म हो गई, बड़ों का अदब भी ख़त्म हो गया। जिस मुआशरे में ये गुनाह आ जाता है वो मुआशरा तबाह हो जाता है। इसलिए अपने बच्चों से मोहब्बत, अपने बड़ों का अदब करना सीख लीजिए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्ल हिदायत पे चल पड़ेगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पैगाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जी इसी पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। हमेशा याद रखें कि सुबह के वक्त आपके जो ख्यालात होते हैं, सोच होते हैं, एटीट्यूड होता है, उसी से आपका बाकी का दिन डिफाइन होता है। जो भी चीज़ें आप बाकी के दिन में करते हैं, चाहे वो डिफरेंट चीज़ों के साथ डील करना हो, चाहे वो वर्क प्रॉब्लम्स हो, पैसा प्रॉब्लम्स हो, हर चीज़ के साथ डील करने के लिए अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो एक्चुअली में आपको हर चीज़ आसान लगने लगती है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा जिसमें बात करेंगे वेदर के हवाले से, टुडेज़ वेदर। श्री मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी, चलते हैं उनकी तरफ। बिल्कुल, दिन के आगाज की अगर बात की जाए तो शहर फैसलाबाद में जो है दिन के आगाज में ही मामूली गर्मी के साथ जो है दिन का आगाज हुआ है। और अगर देखा जाए तो जहां मौसम जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। सितंबर का आज आखिरी तारीख है और अक्टूबर का कल जो है वो आगाज हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो गर्मी की शिद्दत है उसमें अभी भी कमी उस तरह से वाक़या नहीं हुई है। दिन के आगाज में जहाँ गर्मी जो है वो हो जाती है तो वहीं शाम के औकात में सूरज की तुलू होते ही ठंडी हवाएं चलती हैं। शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो खुशगवार कर देती है। लेकिन आज के रोज में भी जहां मामूली गर्मी जो है के साथ दिन का आगाज हुआ है तो वहीं हल्की हवाएं चलने से भी फैसलाबाद का मौसम जो है उसमें कमी जो है वो वाक़या हुई है। इसके साथ अगर बात की जाए तो दर्जा हरारत की तो आज दिन के वक्त जो है कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 55% है, जबकि हवाएं 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो चल रही हैं। हवाएं चलने से जो है शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो भी बदला है और आइंदा रोज भी जो है वो मजीद बदल जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, जबकि मौसम इसी तरह से हल्की गर्मी और इसके साथ साथ ठंडी हवाओं के साथ जो है उन्हीं की घेर में रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि मौसम दिन ब दिन तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है और जहां पर गर्मियों की शिद्दत फाइनली कम होती हुई नजर आ रही है। अच्छी बात है। फैसलाबाद शहर की अगर हम बात करते हैं बहुत ही ड्राई मौसम रहता है यूजुअली गर्मियों के दरमियान। बारिशें भी आपको अगर कंपेयर करें आप दूसरे शहरों से पंजाब में तो आपको कम नजर आती हैं। इसलिए अच्छी बात है फाइनली सर्दियाँ हमारा रुख करती हुई नजर आ रही हैं और जल्द से जल्द मौसम तब्दील हो जाए कम्प्लीटली और सर्दियाँ जो हैं कुछ वक्त के लिए एटलीस्ट हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए गर्मी की इस शिद्दत से। आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा टॉप स्टोरीज। तो जी पहली टॉप स्टोरी, फैसलाबाद में डेंगू के वार जारी, डेंगू की कमी ना आ सकी।
कोरोना वायरस एक दफा फिर से सर उठाने लगा। एहतियात करें, महफूज रहें। तो जी, ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। इन्हीं के हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो जी अज़दार हुसैन हमारे साथ हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं अज़दार। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ डॉक्टर कामरान रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज फैसलाबाद डिवीजन है। आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से हमने हेडलाइंस में बात की डेंगू के हवाले से, हम सब जानते हैं कि हर साल हमें डेंगू के बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं और इवन दो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी इकदाम किए जाते हैं, स्टेप्स लिए जाते हैं, प्रिवेंटरी मेयर्स लिए जाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अभी भी हम कम्प्लीटली डेंगू को इराडिकेट नहीं कर पाए हैं। जिस तरह से मच्छरों का मौसम ज़्यादा आपको नज़र आने लगता है, वहीं पर आपको पार्क्स में, स्पेशली खुले इलाकों में जहाँ पर पानी, आपको साफ पानी खड़ा हुआ मिलता है, वहाँ पर आपको फौरी तौर पर मच्छर भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इस साल एक और चीज़ जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गई है, वो है सैलाब। वो इलाके जहाँ पर सैलाब ने ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, अभी भी पानी जमा है, उसके इर्द गिर्द के इलाके अभी भी डेंगू से इफेक्टेड नज़र आ रहे हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे अपना फोकस फैसलाबाद के ऊपर रखें, फैसलाबाद डिवीजन पर रखें। और असर अगर हम ओवरऑल बात करते हैं डेंगू के केसेस के हवाले से, फैसलाबाद शहर में द लास्ट टाइम जब हमने बात की थी इस बारे में इतने केसेस नहीं थे। क्या अभी भी वही सिचुएशन है? और ओवरऑल डिवीजन की बात करें तो क्या सूरत हाल? फातिमा, फैसलाबाद ज़िले में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान तो 6 मरीज़ फैसलाबाद के अलाइड और DHQ हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए हैं। इसमें 4 मरीज़ अलाइड में और 2 मरीज़ जो हैं DHQ अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं। और इससे गुज़िश्ता रोज़ की बात की जाए तो 10 पेशेंट जो हैं वो रिपोर्ट हुए थे अलाइड हॉस्पिटल में, यानी कि डेंगू के केसेस जो हैं वो रोज़ रोज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। कोई भी दिन जब से ये जो मौसम तब्दील हुआ है तो रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो डेंगू केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। जो 6 मरीज़ अब रिपोर्ट हुए हैं, तो इसके बाद अलाइड हॉस्पिटल में इस वक्त तकरीबन 14 पेशेंट ज़ेर इलाज हैं। DHQ अस्पताल में 6 मरीज़ हमारे पास ज़ेर इलाज हैं। तो फैसलाबाद के दोनों हॉस्पिटल के हवाले से बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे ही ज़्यादातर सहूलियात फराहम की जा रही हैं, तो 107 मरीज़ रवां साल में जो है रिपोर्ट हो चुके हैं। इसमें 89 केसेस जो थे वो अलाइड हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए, 18 केसेस जो थे वो DHQ हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए। तो फ़िलहाल फैसलाबाद के बेड्स जो मुख्तस किए गए हैं फैसलाबाद ज़िले में, तो तकरीबन 82 के करीब बनते हैं कि हमारे पास 82 बेड इस वक्त मुख्तस हैं मुख्तलिफ हमारे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स में। और इसके अलावा ये अभी सिर्फ सरकार के जो हॉस्पिटल हैं उनके वाले से बात कर रहा हूँ। 40 बेड जो हैं वो हमारे DHQ अलाइड हॉस्पिटल में मुख्तस किए गए हैं, 20 बेड जो हैं वो हमारे जो हमारा DHQ हॉस्पिटल है वहाँ पे। इसी तरह हमारा जनरल गुलाम अहमदाबाद है, 6 बेड वहाँ पे मुख्तस किए गए हैं। इस तरह अगर हमारे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो हैं वहाँ पे तकरीबन गालिबन 4-4 बेड जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं। मगर इलाज की तमाम तर जो सहूलियात हैं, जितने भी डेंगू पेशेंट रिपोर्ट होते हैं, अगर किसी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में पेशेंट रिपोर्ट भी होता है और उसमें अगर ये पता हो कि इसमें डेंगू अलामात मौजूद हैं, तो उसे फ़ौरन अलाइड या DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, ताकि उसे इलाज मुआवजे की जो सहूलियात हैं वो मुकम्मल तौर पर फराहम की जा सके। डॉक्टर साहब, आप भी अगर इस पर कमेंट करें, इस वक्त आपके ख्याल में क्या डेंगू एक बड़ा इशू बन सकता है और किस तरह की प्रिवेंटरी मेयर्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं? जी शुक्रिया फातिमा। इसमें थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं। डेंगू हमारे पास पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम एपिडेमिक की शक्ल में 2011 में आया और उसके बाद ये यहाँ पे एंडेमिक हो गया। एंडेमिक हम उसको कहते हैं जो यहाँ का रहायशी हो जाता है, ट्रांसमिट कर देता है। तो इसमें मॉस्किटो वेक्टर है। मलेरिया और डेंगू ये दोनों जो वेक्टर बाउंड डिजीज हैं और वर्ल्ड में ये टॉप के ऊपर हैं, दोनों जो वेक्टर बाउंड डिजीज में से मलेरिया और डेंगू। इस वक्त जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें कोई 100 कंट्रीज के करीब ये एंडेमिक है। 100 मिलियन केसेस एवरी ईयर रिपोर्ट होते हैं और पाकिस्तान भी उनमें शामिल है। जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं जहां बारिशें ज़्यादा होती हैं, सीजन है, मानसून है, वहां पे ये एंडेमिक हो गया है और वहां पे अब इसको एरेडिकेट करना इस स्टेज पे मुश्किल है। एरेडिकेशन की हम बात नहीं कर सकते। एरेडिकेट हम उसको कहते हैं जो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए, जैसे हमने स्मॉल पॉक्स खत्म कर दी, एरेडिकेट कर दी। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल के लिए सबसे जो हमारा फोकस है वो है
वेक्टर की ब्रीडिंग को रोकना, मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रोकना। मॉस्किटो जब एक डेंगू वाले पेशेंट को काटता है और फिर वो दूसरों को काटता है, किसी हेल्दी पर्सन को, उसको ट्रांसफर कर देता है। प्लस और जो डेंगू वाला मॉस्किटो है जब वो ब्रीड करता है, जो अंडे देता है, जो वो अगले नए मॉस्किटो पैदा होते हैं वो भी डेंगू से अफेक्टेड होते हैं, इन्फेस्टेड होते हैं। वो बगैर किसी मरीज को काटे, किसी भी हेल्दी पर्सन को काटेंगे तो उसको भी ट्रांसमिट हो जाता है। लिहाजा ये एक हमारा जो प्राइमरी फोकस है इसमें हमारे सारे हेल्थ डिपार्टमेंट का और सारे जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनका यही है कि हम वेक्टर की ब्रीडिंग को रोकें। वेक्टर की ब्रीडिंग रोकेंगे तो हम इसको जो कंट्रोल कर सकते हैं। इस साल जो मॉनसून है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा हुई है। एक पोटेंशियल थ्रेट पहले से थी, फोरकास्ट भी पहले से थी कि डेंगू ज़्यादा होगा, तो वो उसी के हवाले से चूँकि वाटर ज़्यादा हुआ, स्टेगनेंट हुआ, ये सैलाब भी आ गए, सैलाब ने नेचुरल वो ब्रीडिंग प्लेसेस दे दी मॉस्किटो को, तो ओवरऑल केसेस ज़्यादा हो गए। मैं एक कंपैरिजन देता हूं कि जो पिछले साल हमारे जो फैसलाबाद में केसेस थे वो तकरीबन 400 के करीब केसेस थे पूरे ईयर में 2021 में, और ये सितंबर का महीना है इसमें, और सितंबर 2021 और सितंबर 2022 का हम कंपैरिजन करें तो सितंबर 2021 में वो केसेस थे सिर्फ 10 से 12 के करीब फैसलाबाद में 2021 में। अभी हमारे केसेस 66 हैं फैसलाबाद में। अब ये 6 गुना ज़्यादा केसेस हैं सेम डेट में, सेम पॉइंट ऑफ टाइम में। तो अब इसमें एक चीज गौरतलब है कि ये 10 केसेस या 12 केसेस थे सितंबर 2021 में जो बढ़ के 400 तक गए हैं। यानी अगले 3 महीने में वो पोटेंशियल थ्रेट है कि अगले 3 माह में वो केसेस एकदम बढ़े और वो जाएं। अब जब वो 10 केसेस बढ़ के 400 गए हैं, ये 60 हैं, तो इससे हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि ये कितने केसेस आ जाएगा। इसको हम मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी जो सर्वेलेंस एक्टिविटीज हैं उनको इंक्रीज कर दिया हुआ है। हमारी राउंड द क्लॉक भी, राउंड द ईयर भी चलती हैं, और ये जो हमारा मानसून वाला सीजन है इसमें हम इसको सप्लीमेंट कर देते हैं। इसमें हमारी टीम मुसलसल इंडोर सर्वेलेंस करते हैं, आउटडोर सर्वेलेंस करती हैं। कुछ हॉटस्पॉट्स हमने मुकर्रर किए होते हैं कि जो पोटेंशियल ब्रीडिंग साइट्स हैं हर यूसी लेवल के ऊपर, वो टीम्स वहाँ पे जाती हैं और उनकी चेकिंग करती हैं, मॉस्किटो का कोई लार्वा नजर आ जाए। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं मजीद कह दूँ कि जब ये अडल्ट मॉस्किटो होता है इसको किल करना मुश्किल है बनिस्बत इसके कि हम इसकी डेवलपमेंटल स्टेट में जाएं, और जो लार्वा है लार्वे की स्टेज में जब ये सुंडी वाली स्टेज में होता है तो उस वक्त इसको हम तलब कर, तो उसमें वो हमारी जो लार्वेसाइडल एक्टिविटीज जारी हैं। और अब इसका हम फैसलाबाद का कंपैरिजन करें अगर लाहौर, पिंडी, मुल्तान से और गुजरांवाले से, इस वक्त फैसलाबाद 5वें नंबर पे आ गया हुआ है आज की डेट से। कल ये 6ठे नंबर पे था, 5वें पे शेखपुरा था, लेकिन फैसलाबाद में केसेस कुछ ज्यादा हुए, ये 5वें नंबर पे है। पिंडी में, लाहौर में 2,500 से ऊपर केसेज हैं, पिंडी में 2300 से ऊपर केसेज हैं, गुजरांवाले में 400 के ऊपर केसेज हैं। इस हवाले से कि फैसलाबाद सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, इस हवाले से अगर हम इसका लाहौर के साथ कंपैरिजन करें या पिंडी से करें तो हम मच कंफर्टेबल पोजीशन में है कि हमारे अब इस वक्त सिर्फ 66 पेशेंट हैं, जबकि लाहौर के हजारों में चले गए, पिंडी के भी हजारों में चले गए, और जो गुजरांवाला है वो सैकड़ों में चला गया। तो वो एक रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारी जो सर्वेलेंस एक्टिविटीज हैं वो काम कर रही हैं। लेकिन हम इसी के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं है, हम इसको मजीद पोटेंशिएट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, और उनकी जो टीम्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी करते हैं, ताकि हमारा जो लेवल है वो ना सिर्फ बेहतर हो बल्कि मेंटेन भी रहे। तो अब चूंकि आपने मुझे मौका दिया है यहां पे बोलने का, तो जो एक हमारा एक सबसे जो गैप मुझे नजर आता है और जिसके बगैर ये हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते मुकम्मल तौर पे, वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अगर हमारी कम्युनिटी, हमारा माशरा, हमारे लोग पूरी तरह अवेयर हों और अपने अपने घर को, सिर्फ अपने घर को चेक करें, अपने सहन को चेक कर लें, अपने लॉन को चेक कर लें, अपनी छतों को चेक कर लें, घर में कोई कूलर वाला सिस्टम है वहां उसमें कोई पानी ना हो, कोई फ्रिज की ट्रे को चेक कर लें,
सिर्फ 5 मिनट का काम है, उन्होंने अपने घर को चेक करना है और वो उसको चेक करके उसकी जो ब्रीडिंग साइट है उसको ख़त्म कर दें, तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये है कि वो हम हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, इसके साथ लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, सारे एनवायरनमेंट वाले हैं, लोकल गवर्नमेंट है, PHA है, जो हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं वो भी साथ काम कर रही हैं। लेकिन ये उस वक्त मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हो सकता जब कम्युनिटी इसमें हिस्सा न ले। तो आपके तवज्जुह से ये मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ हम अपने सारे लोगों को कि बराह करम इसको अपने अपने घर को, अपने अपने घर के इर्द गिर्द एरिया को चेक करें। जहां आपको नजर आए कि पानी खड़ा है, किसी चाहे वो बर्तन में है, चाहे किसी छोटे से गड्ढे की शक्ल में है, चाहे वो कोई बात लोग परिंदों को पानी डालने के लिए बर्तन रख देते हैं, उसको जरूर डालें लेकिन डेली चेंज कर दें ताकि उसमें वो ब्रीड ना कर सके। तो उसको अगर चेक करें, हर बंदा चेक कर ले, हर पर्सन चेक कर ले, तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि हम इसको कंट्रोल ना कर सकें। अच्छा सर, अगर हम सिचुएशन देखते हैं मानसून के हवाले से भी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी मेंशन किया कि इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा मानसून हुई है, उसके अलावा अगर फ्लड्स की बात करते हैं, क्या उसका भी इम्पैक्ट नज़र आ रहा है इस वक्त जब से फ्लड्स आए हैं उसके बाद? देखें, फैसलाबाद में 2 दरिया जो है फैसलाबाद डिवीज़न को लगते हैं, एक दरिया रावी और एक दरिया चनाब। झंग चिन्योट दरिया चनाब से टच हुए थे और हमारा तांदले वाला का जो इलाका है समुद्री, ये जो है वो दरिया रावी से टच होते हैं। तो फैसलाबाद में डिवीज़न के वाले से बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद फ्लड के वाले से जो है वो सेफ़ है। डेंगू के हवाले से अगर बात करूं तो आज एक आपको किस्सा सुनाता हूं कि जैसे सर ने बात की कि कम्युनिटी को जो है अपना किरदार अदा करना चाहिए। आज जब मैं सुबह 8 बजे अदालतों में पहुंचा हूं तो एक काम के लिए मुझे कचहरी में जाना पड़ा, तो एक दुकान के पर खड़ा हो गया, शूज़ भी पहने हुए हैं और हाथ जो थे मेरे वो आपको पता ओपन है जी, यहाँ भी मच्छर ने काटा है, यहाँ भी मच्छर ने काटा है और पाँव पे भी, दोनों पाँव पे भी मच्छरों ने काटा है जी। मैं 5 मिनट खड़ा हुआ, 5 मिनट के बाद जब मैं वहाँ से निकला हूँ तो मैं जिस्म का हर हिस्सा जो है वो वहाँ पे खारिश कर रहा हूँ, वो देखा तो वहाँ पे दाना बन चुका है। तो यानी कि मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें ज़ाहिर बात है कम्युनिटी जहाँ पे किरदार अदा कर रही है तो वहाँ पे मच्छर के खात्मे के लिए इक़दाम भी करने चाहिए। मलेरिया हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि डेंगू ही हो, ठीक है, मलेरिया भी जो है वो उससे भी जो है शहरी मुतासर होते हैं। और अक्सर औक़ात जो हमारी अभी तक प्रिवेंटरी मेयर्स रहे हैं जो कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट एफर्ट्स किए जाते हैं, क्या लग रहा है काफ़ी हैं इस हिसाब से जितने मच्छर हैं? मच्छर तो तकरीबन लाखों करोड़ों में होंगे जी। तो बेसिकली जो फोकस किया जा रहा है वो तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे किया जा रहा है कि हमारे जो डेंगू लार्वा के जो स्पॉट्स वगैरह हैं उन्हें क्लियर किया जा सके। जहाँ पे हमारे डेंगू पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं उन इलाकों को कवर किया जा रहा है, वहाँ पे सर्विलेंस की जा रही है, वहाँ पे फॉगिंग की जा रही है, वहाँ पे स्प्रे किया जा रहा है। और जैसे मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में बताया था कि हमारा जो लैलपुर टाउन का एरिया है उसे जो है वो मुकम्मल वहाँ पे क्लीन स्वीप एक्टिविटी जो है वो की गई है महकमा सेहत की जानिब से। देखिए, इसके अलावा हमारे बाकी जो टाउन्स वगैरह वहाँ पे बनते हैं वहाँ पे फॉगिंग वगैरह या स्प्रे वगैरह, ज़ाहिर बात है कुछ SOPs होते हैं, उनके ऊपर अमल दरामद करना होता है। ये कोई हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। पिछले दिनों प्रेस क्लब में किसी हमारे दोस्त सहाफ़ी ने वहाँ पे फॉगिंग करवा दी, स्प्रे करवा दिया, तो ज़ाहिर बात है वो तमाम कमरों में उन्होंने स्प्रे किया या फॉगिंग की होगी। तो एक टिशू का डब्बा वहाँ पे पड़ा हुआ था मेरे रूम में, तो वो एक हमारे दोस्त ने उठाया और वो उसने टिशू से मुंह वगैरह साफ़ करना शुरू कर दिया। 10 मिनट के बाद उसका मुझे फ़ोन आया कि ज़दार भाई मेरे ना चेहरे पे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है यार। तो मैंने कहा वो कैसे? तो उसने कहा यार वो डेंगू स्प्रे टीम आई थी तो वो स्प्रे करके गई है, तो वो जो टिशू का डब्बा था ना, मुझे लगता है वहाँ पे भी वो उसका असर हुआ है, तो वो मेरे लिए जलन बन रही है। तो प्लीज़ किसी डॉक्टर से ना वो कोई दवाई पूछ के दो। फिर खैर वो प्रोफेसर रहमान से रब्ता किया, फिर वो मेडिसिन जो थी वो अपने दोस्त को लिखवा के दी कि आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। तो बात करने का मकसद ये है कि हम बिला वजह अगर कहीं पे स्प्रे करेंगे या कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं। कुछ SOPs जो हुकूमत की जानिब से बनाए गए हैं उन्हें जो है फॉलो करना चाहिए ताकि ये जो मच्छर वगैरह हैं और एक तो इनसे महफूज रहा जा सके और साथ साथ जो फॉगिंग और स्प्रे के जो नुकसान होते हैं हमें उनसे भी महफूज रहना होगा। कल एक यहाँ पे ख़बर के वाले से जिक्र करूँगा कि हुकूमत की जानिब से कल अहकामात जारी किए गए हैं कि जो हमारे पार्क वगैरह हैं वहाँ पे शहरियों को जो है वो बग़ैर आस्तीन, जो आधी आस्तीन वगैरह पहनी होती है और वहाँ पे फिर रहे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुकम्मल आस्तीन वाले कपड़े पहन के, मुकम्मल लिबास पहन के आप पार्क का रुख करें, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है ग्रीनरी होती है, जगह जगह पानी पौधों को लगा होता है, तो वहाँ पे शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा
इस मच्छर से जो है मुतासर हो सकते हैं। ये मैं समझता हूँ हुकूमत का एक अच्छा कदम है और इसके लिए शहरियों को भी जो है वो महकमा सेहत की जो टीमें आ रही हैं उनके साथ किरदार अदा करना पड़ेगा। मगर इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी एक तो टीमों की तादाद बहुत ज़्यादा कम है, डेंगू टीमों की तादाद बहुत ज़्यादा कम है। अब हुकूमत की जानिब से पिछले दिनों 1000 डेंगू वर्कर भर्ती करने का फैसला किया गया था ज़िला फैसलाबाद में, मगर आपको पता है हुकूमत तब्दील हुई है और वो जो 1000 डेंगू वर्कर भर्ती होने थे तो वो मनसूबा वहीं का वहीं रुका हुआ है। अभी बयान हुकूमत की जानिब से लगाया गया है, बयान ओपन होगा तो उसके बाद अब नई हुकूमत क्या चाहती है क्या नहीं। वो 1000 जो मुलाजमीन इन्होंने डेंगू के हवाले से भर्ती करने थे, ज़ाहिर बात है जितना ज़्यादा अमला होगा उतना ज़्यादा बेहतर काम, डेंगू टीमें उतने ज़्यादा काम करेंगी। अब ज़ाहिर बात अमले की तो कमी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पे अगर डेंगू मरीज़ आ जाता है तो उसके हवाले से या ऐसे इलाके के हवाले से हसास करार दे दिया जाता है तो वहाँ पे डेंगू टीमों की तादाद जो है बढ़ा दी जाती है। और क्योंकि डिफरेंट और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्पेशली घरों को लेकर, और किस तरह से हम घरों के अंदर एटलीस्ट प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है तो ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू रिएचएन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी डेंगू के हवाले से बात कर रहे हैं एंड डिफरेंट इश्यूज़ जो कि ऑफकोर्स चाहे वो प्रिवेंटरी मेयर्स के हों, अपने घरों में किस तरह से हम बेहतर तरह से चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। स्पेशली जब साफ पानी खड़ा रहता है तो वहाँ पर ब्रीडिंग ज़्यादा होती है, उसकी वजह से डिफरेंट तरह के इशूज़ आपको फेस करने पड़ते हैं। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं घरों में सबसे ज़्यादा बड़ी गलती क्या होती है लोगों की जिसकी वजह से घरों में डेंगू ज़्यादा आपको नज़र आता है? घरों में जो हमारी छतें हैं, रूफ्स हैं, उनको हम ज़्यादा नहीं क्लियर करते, तो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। वहाँ पे अक्सर कुछ स्पॉट्स बन जाते हैं कि पानी खड़ा रहता है और वहाँ पे जहाँ भी पानी खड़ा होगा साफ होगा मच्छर वहाँ पे ब्रीड कर जाएगा। फिर दूसरा जो मैंने पहले बात की, हम अक्सर हमारे पास रूटीन है कि हम अपने जानवरों के पानी के लिए बर्तन रख देते हैं। कब्रिस्तान जब हमारे हैं, जहाँ अब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो वहाँ पे बर्तन पड़े हों तो उसमें पानी डाल देते हैं परिंदों के लिए। ये एक अच्छा जो रिलीजियस एक्ट भी है और लेकिन इसको अगर इस मैयर के साथ कर लें कि उसको डेली चेंज करते रहें ताकि वो उसमें वो पानी गिरा के नया डाल दें तो वो आप सर्विस भी दे देंगे और प्लस मच्छरों को ब्रीड करने से भी रोक देंगे आप। प्लस जो हमारे आजकल कूलर्स बंद हो रहे हैं उनमें पानी खड़ा रहता है घरों के अंदर, वो बड़ा नज़रअंदाज हो जाता है कि वो मच्छर अंदर आता है और वहाँ ब्रीड कर जाता है। फ्रिज की ट्रेज हैं वहाँ पे आ जाता है। आप सेहन में चले जाएं, कोई ना कोई बर्तन होता है, कोई बोतल है जिसमें पानी इकट्ठा हो गया तो वहाँ पे ब्रीड कर जाता है। अच्छा, फ्रिज की ट्रे में किस तरह से मच्छर? फ्रिज की ट्रे में जो नीचे जो डिस्पोजल होता है पानी का, पानी खड़ा हो जाता है वहाँ पे, वो बड़ा अननोटिस्ड रहता है कि कोई मच्छर अंदर दाखिल हुआ और उसने ब्रीड करना है, उसे वो पानी मिल गया, वो उसके लिए बड़ी छुपने वाली जगह बन गई। अच्छा, और आइडियल टेम्परेचर मच्छर के लिए क्या होता है? ये जो आजकल टेम्परेचर ये आइडियल है 30s में। हाँ, और ये अब इससे एक हमारे अब जो राउंड द ईयर ये केसेस आते रहते हैं इस वजह से कि ये जो मच्छर इंडोर ब्रीड करते हैं ना आगे सर्दियों में, वो मजीद केसेस का बायस बनते हैं। जैसे हमारे सर्दियों में केसेस आए, हालांकि वो सर्दियों में आमतौर पर समझा जाता है कि मच्छर नहीं होता, केस नहीं आने चाहिए, लेकिन वो जब स्टडी किया गया तो पता यही चला कि जो इंडोर में चूंकि वार्म टेम्परेचर होता है बाहर की निस्बत, अंदर आके वो कंफर्टेबल होता है, वहां ब्रीड कर जाता है। इसमें जो एक पॉइंट मैं बता दूं अपनी कम्युनिटी को कि जितने केसेस नजर आते हैं ये सारे केसेस नहीं होते। 100 केसेस होंगे तो उसमें से 20 वो होंगे जो सिम्टोमेटिक होंगे, 80 वो होंगे जिनमें कोई सिम्टम नहीं होगी, लेकिन वो इन्फेक्टिव जरूर होंगे कि उनको कोई सिम्टम नहीं आई, कोई पता नहीं चला कि इसको डेंगू है, लेकिन उसको मच्छर ने काटा, वो कैरियर है और किसी हेल्दी को काट दिया, वो भी ट्रांसमिट हो गया। लिहाजा ये जो नजर आ रहे हैं ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है कि जो 20% हमें केसेस नजर आ रहे हैं जिसमें से 5% सीवियर हो जाते हैं और बाकी जो माइल्ड फॉर्म में रहते हैं, लेकिन 80% वो हैं जो हमें पता ही नहीं चलते लेकिन डेंगू उनको होता है। क्या डेंगू के पेशेंट्स भी एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं विदाउट एनी? जी 80% एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। यही बता रहा हूँ ना कि 80% एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और वो जो 20% सिम्प्टोमेटिक होते हैं हम तो सिर्फ उनको पिक करते हैं
कि वो हमारे हॉस्पिटल में स्क्रीनिंग होती है या कोई प्राइवेट डॉक्टर के पास चला जाता है, वो उसको डाउट कर लेता है। तो 80% वो हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं, और वो भी उतना ही इन्फेक्शियस होते हैं जितना वो सिम्टोमेटिक होता है। मच्छर जब उनको काटता है जो बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है और किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो वो ट्रांसमिट कर देगा। यही वजह ये एंडेमिक हो गया डेंगू यहाँ पे। और इसके लिए मैं बार बार वही कहूँगा, कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन और हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि हम वो हमारे साथ रह रही है बीमारी, हमने उससे कैसे छुटकारा पाना है। बिल्कुल। अज़हर, जब आप केसेस देखते हैं डेंगू के, क्या ज्यादातर एक ही इलाके से बिलोंग करते होते हैं या कुछ इलाके शहर के अंदर? फातिमा, महकमा सेहत की जानिब से कुछ लाहे अमल तैयार किया गया है कि अगर किसी यूनियन काउंसिल में 3 केसेस निकलते हैं तो उसे हाई रिस्क करार दे दिया जाएगा। फैसलाबाद रोज़ाना की बुनियाद पे हम रिपोर्टिंग करते हैं और जो हमारे पास रिपोर्ट आती है तो ज़्यादातर फैसलाबाद के जो रहायशी अफराद हैं वो बासिलसिला रोज़गार दीगर इलाकों में मुकीम है। लाहौर है, रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, मुल्तान है, कराची है, पेशावर है, दीगर ज़िला हैं, वहाँ पे काम करते हैं और वहाँ से वो डेंगू का शिकार होकर हमारे फैसलाबाद हॉस्पिटल में आते हैं तो इन्हें यहाँ पे इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की। तहसील तांदनेवाला का इलाका, मैंने पिछली दफ़ा भी आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि बहुत ज़्यादा केसेस जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ हमारे पास, क्योंकि रोज़ाना की रिपोर्ट आती है, तो तांदनेवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो शहरी इस बार डेंगू मच्छर का शिकार जो है वो हो रहे हैं। तो अब उसकी क्या वजूहात हैं, क्योंकि कुछ अफराद तो ऐसे हैं जो वहाँ पे काम करते हैं दीगर अजला में और वो वहाँ से मुतासर होकर यहाँ पे पहुँचे हैं, तो या फिर वो तहसील तांदनेवाला के रहायशी हैं। महकमा सेहत CO साहब से इस सिलसिले में बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि अब तो फैसलाबाद के हवाले से जो डिवीज़न की तादाद बता रहे हैं डॉक्टर कामरान नशीद साहब, वो 66 बता रहे हैं। तो CO साहब के पास बैठा हुआ था 3-4 दिन पहले, तो उन्होंने जो मुझे तादाद बताई थी वो 55 के करीब बताई थी कि फैसलाबाद के 55 पेशेंट इस वक्त जो है मुतासर हुए हैं, जो न सिर्फ फैसलाबाद के हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट हुए हैं बल्कि इसके अलावा हमारे जो दीगर ज़िला बनते हैं वहाँ पर भी वो ज़ेर इलाज रहे हैं। बिल्कुल। तो जो फैसलाबाद, अगर आपकी इजाज़त तो हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है यूनाइटेड स्टेट्स से, तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम से। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताएगा? जी, मेरा नाम अजीज अहमद है। जी, कैसे हैं आप और क्या पूछेंगे या शेयर करेंगे? मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इतना जो डेंगू फैल रहा है सर, जी, तो वहाँ पे तो लोगों की अमवात भी हो जाती है डेंगू से, तो इसको हल करने के लिए क्या प्लान क्या है उधर गवर्नमेंट का? क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ इधर भी डेंगू होता है एक दो स्टेट में, तो लेकिन यह कि इधर मैंने लोगों को मरते नहीं देखा डेंगू से कभी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे USA से और उनका सवाल था कि डेंगू इनफैक्ट वहाँ पर भी कुछ स्टेट्स के अंदर होता है, लेकिन कभी उन्होंने अमवात नहीं देखी डेंगू से होते हुए। डॉक्टर साहब अगर बताना चाहें कि क्यों बेटर कंट्रोल है, अगर हम अमेरिका की बात करते हैं स्ट्रैटेजी पॉलिसीज़ में, कहाँ पर वो बेहतर कर रहे हैं? जी, इसका ये जवाब है कि इसका जो स्पेसिफिक क्लिनिकल ट्रीटमेंट नहीं है डेंगू का, इसकी सपोर्टिव केयर है। इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि 20% सिम्टोमेटिक होते हैं, उसकी 3 स्टेजिंग है, एक माइल्ड फॉर्म हो गई, फिर उसके बाद सीवियर हेमरेजिक फीवर है जिसको जिसमें ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, फिर एक शॉक सिंड्रोम है तीसरा। अब वो जो 5% के 20% में से जो 5% जो हैं वो जाते हैं इसमें जो क्रिटिकल स्टेजेस में। अब वहाँ पे माइल्ड फॉर्म तो खुद ही रिवर्ट और माइनर ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती है, लेकिन वहाँ पे अब आती है जो सपोर्टिव केयर। अमेरिका यूनाइटेड स्टेट यकीनन हमसे इस क्रिटिकल केयर के हवाले से बहुत आगे बेहतर है, उनके वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए उनकी क्रिटिकल केयर हैंडलिंग बहुत अच्छी है और उस वजह से वो जितनी भी अच्छी होगी उतनी डेथ कम होगी। हम भी अप टू द मार्क कोशिश कर रहे हैं करने की। जैसे फैसलाबाद में पिछले साल कुछ 4 के करीब डेथ हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसे नहीं हुई। हमारी केयर पहले से बेहतर है और हाँ, इसमें डिफरेंस यही है कि वो जो वसाइल की क्रिटिकल केयर या सपोर्टिव केयर है उनकी बेहतर है और उसके हवाले से हमारी ज़ाहिर उस लेवल की नहीं है, लेकिन जो भी स्टैंडर्ड केयर है वो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसकी वजह से वो डेथ
हो जाती है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करते हैं कि जितनी भी मिनिमम हो सके। अब इसमें एक फैक्टर ये होता है कि अगर जो डेंगू वाला पेशेंट है अगर वो टाइम के ऊपर रिपोर्ट कर दे तो उसकी प्रोग्नोसिस बेहतर होती है। अगर वो हमारे पास आए ही क्रिटिकल स्टेट में तो फिर वो मल्टीपल चीज़ें उसमें साथ शामिल हो जाती हैं, तो उसको फिर मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें मोर्टेलिटी, हाँ इसमें मोर्टेलिटी जो चला जाता है शॉक सिंड्रोम में या हेमरेजिक फीवर में, उसकी मोर्टेलिटी मोर देन 40% है। यानी अगर 100 मरीज होंगे उसमें से 40 की डेथ होने का इम्कान है। ये एक स्टडी है। अच्छा सर, आपके ख्याल में क्या फैक्टर्स और कंट्रीब्यूट करते हैं अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान को और दूसरे ममालिक जहां पे बेहतर तरीके से डेंगू के साथ डील किया जाता है? पाकिस्तान में मैं समझता हूं, क्योंकि ये एक यहाँ पे एक और किसी का जिक्र करता चलूँ, 2019 या 20 में मैडम मसूमा सरदार थी अलाइड हॉस्पिटल आइसोलेशन वार्ड की इंचार्ज। तो सऊदी अरब से तो बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे थे, 6 के 7 पेशेंट 2019 में गालिबन रिपोर्ट हुए हैं। वो एक के बाद दीगरे आए हैं, एक आया फिर उसके बाद एक हफ्ता गुजरा तो दूसरा आ गया, फिर 3-4 दिन गुजरे हैं, फिर तीसरा आ गया। तो मैंने मैडम मसूमा सरदार से बात की कि मैडम ये क्या वजह है कि सऊदी अरब से इस दफ़ा बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, तो इन्होंने वहाँ पे इलाज क्यों नहीं करवाया? वो वहाँ से सफ़र करके पाकिस्तान आए हैं, यहाँ पे इन्होंने इलाज की सहूलत हासिल किया, टाइम भी इनका जो है वो ज़ाया गया। तो उस पर मैडम का ये कहना था कि वहाँ पे इलाज बहुत ज़्यादा महंगा है और पाकिस्तान में इलाज फ्री है, वहाँ पे वो अफोर्ड नहीं कर सकते इलाज। वहाँ से वो टिकट का जो है वो पैसे भर के पाकिस्तान आ सकते हैं, वो उनके लिए आसान है। बिल्कुल। इसके निस्बत जी जी हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं बलूचिस्तान से, तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं सलीम जान बारखान से। जी बताएं, कुछ पूछेंगे या कुछ शेयर करेंगे? जी, मैंने आपसे ये शेयर करना था कि अभी ये गुज़िश्ता सैलाब हमारे इलाके में बहुत ज्यादा आया था। जी। तो अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंगू के जी जी एक दफ़ा फिर मैं पूछ लेती हूँ हमारे कॉलर से, मुझे लगा ही था कि शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। आप चाहें तो आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। हमारे कॉलर हमारे साथ बलूचिस्तान से मौजूद थे। सवाल तो वो अपना नहीं पूछ पाए, लेकिन ये ज़रूर उन्होंने मेंशन किया कि बलूचिस्तान में कुछ इलाके जहाँ पर सैलाब बहुत ज़्यादा है उनमें से एक इलाके से बात कर रहे थे और वहाँ पर डेंगू केसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से आगाज़ में बिल्कुल डिस्कशन की मैंने ये बात की थी कि फ्लड्स की वजह से और ये जो खड़ा पानी बहुत सारे डिफरेंट इलाकों में, इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और मच्छरों की तादाद जो कि नॉर्मली होती है आपको पिछले सालों में देखने को मिलेगी उससे काफ़ी ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि हमारी जो उसके अगेंस्ट कंट्रोल मेयर्स है वो भी ज़्यादा होने पड़ेंगे एंड आई थिंक वो अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरियल चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कहते हैं डेंगू के हवाले से। आगे बढ़ते हुए पोलियो पे भी बात कर लेते हैं। ब्रेक में बिल्कुल जाने से पहले हमारे कॉलर ने हमें कॉल की थी जो कि अपनी बात को पूरा नहीं कर पाए थे, बट अगर ब्रीफली बिल्कुल अज़दार आप बात करना चाहें, हमारे कॉलर ने जो पॉइंट रेज किया बलूचिस्तान में सैलाब के हवाले से एंड किस तरह से डेंगू बढ़ रहा है। देखें फातिमा, हम एक तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं ना, हम अपने आप ही कह देते हैं जी कोई भी मच्छर काट ले हम कहते हैं डेंगू काट गया जी, हमारे इलाके में डेंगू बहुत है जी। ये आपने हमारे मुआशरे में सुना होगा, गली मोहल्लों में ख़वातीन से मर्दों से कि हमारे इलाके में डेंगू बहुत है जी। हालांकि ये डेंगू को तशख़ीस करना कि ये डेंगू मच्छर है या नहीं, या डेंगू लार्वा है नहीं, क्योंकि मच्छर की तो कई किस्में होती है ना, तो ये तो इंटोमोलॉजिस्ट जो महकमा सेहत में है या डेंगू टीमें जो वहाँ पे काम कर रही हैं ये उनका काम है, मगर हमारे वो ज़ुबान पे चढ़ चुका है जी कि हमने जो भी मच्छर है हमने उसे डेंगू का खिताब देना है। तो अगर जिस तरह ये कॉलर हमारे जो भाई ने अभी फ़ोन किया था कि हमारे उधर बलूचिस्तान वाली साइड पे बहुत ज़्यादा सैलाब आ चुका है, पानी खड़ा है और वहाँ पे डेंगू हो सकता है। पाकिस्तान के अगर ओवरऑल सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पेशेंट जो रिपोर्ट हुए हैं वो लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं या पिंडी में रिपोर्ट हुए हैं जी।
ठीक है, वहाँ पे तो भी पेशेंट रिपोर्ट ही नहीं हुए। तो हालांकि कहते हैं कि पानी जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे जो है वो ज़्यादा डेंगू पेशेंट जो है मुतासर हो सकते हैं, मगर लाहौर में तो कोई सैलाब नहीं आया, रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो कोई सैलाब नहीं आया, तो वहाँ पे हैं। और जहाँ पे पानी मौजूद है वहाँ पे पेशेंट रिपोर्ट नहीं हो रहे, जिस तरह तवक्को की जा रही थी कि यहाँ से पेशेंट रिपोर्ट होंगे। बिल्कुल। और असर, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हम पोलियो पे भी थोड़ी सी बात कर लें, ज़रूर बताया कि इस वक्त पोलियो से रिलेटेड क्या अपडेट्स हैं, और जिस तरह से इन द पास्ट हमें नंबर्स एक दफ़ा फिर, बिकॉज ऑलमोस्ट हम उस पॉइंट पे थे जहाँ पर इराडिकेशन पॉसिबल लग रहा था कि इसके बाद कहीं ना कहीं हम ख़त्म कर पाएंगे। एंड इनफैक्ट अगर करंटली हम बात करते हैं तो सिर्फ आई थिंक इफ़ आई एम करेक्ट 2 मुल्क हैं जहाँ पर डेंगू मौजूद है, इफ़ आई एम करेक्ट। पोलियो जी, सॉरी, पोलियो मौजूद है। और क्या सिचुएशन है करंटली, और एक दफ़ा फिर बड़ी ही अफसोस के साथ नंबर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, इस बार अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में तो पोलियो का कई केसेस रिपोर्ट नहीं हुआ। अब जाहिर बात है पोलियो की मुख्तलिफ इकसाम भी हमें देखने में नज़र आ रही है। पहले हम कहते थे कि जो बच्चा मासूर है वो पोलियो का शिकार है। 2008 में बताया जा रहा है महकमा सेहत की जानिब से कि पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए थे, और उसके बाद इन्होंने नाम दे दिया पोलियो वायल्स केस के, उसने पोलियो के कतरे पिए थे और इस बिना पे कोई वायल्स टाइप जो था वो उसकी वजह से इसका जो शिकार हुआ है इसे पोलियो नहीं है। इस तरह के केसेस जो हैं वो मेरे ख्याल में 2020 में रिपोर्ट हुए हैं, 2021 में, और 2022 में भी तो तक कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। अब फैसलाबाद में माह अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई जा रही है। देखें, जैसे मैं अक्सर औकात जिक्र करता रहता हूँ कि 11-12 साल हो गए हैं सहाफ़त के पेशे से वाबस्ता सेहत की बीट करते हुए, तो मैंने हमेशा यही देखा है कि हमारे फैसलाबाद में 14 लाख की फिगर आ रही है जी। जो 11-12 साल पहले भी 14 लाख बच्चे थे और आज भी वही 14 लाख बच्चे हैं जी। तो जो हमारा माइक्रो प्लान है उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि 14 लाख बच्चों से देखें आबादी का कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, और जो हमारे 5 साल के बच्चे हैं उनकी तादाद वही की वही है जी। वही माइक्रो प्लान जो है पुराना चलता आ रहा है, उसमें मज़ीद बेहतरी लाने की जो है वो ज़रूरत है। देखना चाहिए कि कितना आबादी में इजाफा हुआ है, कितने 5 साल के बच्चे जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। पिछले दिनों भी महकमा सेहत पे सीओ साहब के पास बैठा था, तो अक्सर दफ़ा ऐसे होता है कि 2-2 बच्चे, एक बच्चा जो है 2-2 दफ़ा रिपोर्ट हो जाता है। मसलन कैसे, उसने अपने स्कूल में जाके पोलियो के कतरे पिए, जो टीमें वहाँ पे आई, जब वो बच्चा अपने घर गया तो जो घर घर पोलियो टीमें आ रही हैं उन्होंने उस बच्चे को पोलियो के कतरे पिला दिए, और वो जो बच्चा जिसे एक दफ़ा पोलियो के कतरे पिलाने थे वो 2 बार जो था वो उसका अंदराज हो गया। ठीक है जी, वो 2 बार उसने पोलियो वैक्सीन कंसिडर कर लिया गया। हाँ जी, कंसिडर कर लिया गया, तो उसकी जो थी वो रिपोर्ट बना के पेश कर दी गई। तो इस बार जो था वो मैक्रो प्लान पे जो फोकस किया जा रहा है कि जो बच्चे मुकम्मल पता हो, जैसे पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया गया कि फैसलाबाद की जो बाती है वो तकरीबन 86,80,000 और समथिंग कुछ बनते हैं। तो मैंने पूछा महकमा सेहत से कि आपने ये तादाद कहाँ से ली, तो उनका ये कहना था कि जो पोलियो टीमें घर घर जाती हैं और कोरोना वैक्सीन भी पिछले दिनों जो थी वो मुहिम बनाएगी। तो इस दौरान वो जो तजिया किया गया, देखा गया कि घर में कितने अफराद हैं, तो वहाँ से तादाद ली गई। इसलिए फैसलाबाद जो ज़िले की आबादी उन्होंने जिस तरह बताई कि 86,80,720 बनती है या 556 बनती है जी। तो बात करने का मकसद ये है कि अब अगर हम यहाँ तक जा सकते हैं कि 556 अफराद फैसलाबाद ज़िले की आबादी है, तो हम क्या अपना माइक्रो प्लान बेहतर नहीं कर सकते? फैसलाबाद को भी हाई रिस्क पोलियो के हवाले से करार दिया जाता है, क्योंकि फैसलाबाद आपको पता है पाकिस्तान का तीसरा और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, और यहाँ से पख्तून आबादी जो है, जो हमारे पठान भाई हैं वो फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं। नकल मकानी का जो है वो बहुत ज़्यादा सिलसिला रहता है, तो इसलिए असरात यही होते हैं कि फैसलाबाद में भी जो है जो पोलियो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो सकते हैं, और इसी सिलसिले में जो है मुहिम मनाई जाती है। फैसलाबाद में जो महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से सैंपल लिए जाते हैं, जिसे एनवायरमेंटल सैंपल कहा जाता है, तो वो एक चकेरा का मुकाम है फैसलाबाद अमीपुर रोड पे, वहाँ से लिए जाते हैं। साल 2022 में तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो रिपोर्ट्स जितनी भी मौसूल हुई हैं वो तमाम के तमाम नेगेटिव मौसूल हुई हैं। 2021 में वहाँ पे जब WHO की जानिब से रिपोर्ट जारी की जाती थी, NIH इस्लामाबाद की जानिब से रिपोर्ट जारी की जाती थी कि जो सीवरेज है यहाँ से पोलियो वायरस की रिपोर्ट मौसूल हुई है, तो महकमा सेहत की दौड़ें लग जाती थी, और उसके इलाका जो था उसके गिरदोनवार जितनी भी यूनियन काउंसिल होती थी
वहाँ पे बाकायदा तौर पे एक हफ्ता मनाया जाता था और दिन मुख्तस किए जाते थे कि हम इतने दिन वहाँ पे पोलियो के कतरे पिलाएंगे और क्लीन स्वीप पोलियो के हवाले से एक्टिविटी की जाती थी। और वहाँ पे जो थी वो टीमें जो थी वो जो वहाँ पे जाके काम करती थी। मगर इस बार अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव मौसूल हो रही हैं और अब माह अक्टूबर में महकमा सेहत की टीमें जो हैं वो पोलियो के सिलसिले में जो इक़दाम करने जा रही हैं, पोलियो मुहिम मनाने जा रही हैं। मगर जब ये इफ्तिताह पिछली बार हुआ तो मेरे डिप्टी कमिश्नर जो फैसलाबाद इस वक्त मौजूदा हैं, तो मैंने उनसे बात की। मैंने कहा सर यही पोलियो जिन्हें हम पोलियो के लिए इस्तेमाल करेंगे महकमा सेहत के मुलाजमीन को, ये बेचारे अब कोरोना वैक्सीन में भी काम कर रहे हैं, अब डेंगू सीजन भी आ चुका है, ये बेचारे डेंगू में भी काम कर रहे हैं, अब पोलियो आ चुका है, ये पोलियो में काम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि टीम्स कितनी एफिशिएंट हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आपके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं तो वन वे और अनदर एक्चुअली में वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगी। एंड डिफरेंट कैंपेन्स के लिए सेम टीम्स को अगर अलाइन किया जा रहा है, वहाँ पर कंफ्यूजन भी जनरेट हो सकता है, ट्रैकिंग में भी इशू हो सकता है। जैसे आपने भी मेंशन किया कि एक ही बच्चे को 2 दफ़ा वैक्सीन जो है वो कई दफ़ा दे दी जाती है। डॉक्टर साहब, इन इश्यूज़ को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? बस अब हमारे पास कुछ ही मिनट बाकी है, अगर आप इस पर कमेंट करना चाहें। इसमें मेजर्स तो अडॉप्ट की गई हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन ह्यूमन एरर का इम्कान तो बहरहाल होता है। जो ही बच्चे को कतरे पिलाते हैं तो उसको हम फिंगर मार्किंग कर देते हैं। तो नेक्स्ट टीम जब देखेगी वो उसको ज़रूर चेक करेगी कि ऐसा अगर इसने पहले पिए हैं तो हम इसको ना पिलाएं। बात का ये हो सकता है कि उसका फिंगर मार्किंग प्रॉपर नहीं हुई, अदरवाइज वो प्रॉपर हुई हो तो वो 2 हफ्ते से पहले उसका निशान नहीं जाता, तो इस वजह से कोई इम्कान हो सकता है, अदरवाइज ऐसे नहीं होता। उन्होंने फिंगर मार्किंग को ही एक पैरामीटर बनाया हुआ है। समझते हैं कि टीम्स ओवरबर्डन्ड है? जी, वो ये एक जनरल प्रिंसिपल है कि मसाइल हमेशा ज्यादा होते हैं और वसाइल हमेशा कम होते हैं। टीम जो ओवरबर्डन नहीं है उनको आप बड़ा स्पेसिफिक 220 घर या 200 घर या 30 घर एक लॉटेड दिया है जो कंफर्टेबली वो एक दिन में कर लेते हैं, बल्कि ना सिर्फ कर लेते हैं, उतने घरों को डे वाइज के हिसाब से माइक्रो प्लान में जो हमने मुकर्रर किया है ना सिर्फ कर लेते हैं बल्कि उनको दोबारा चेक करते हैं उसी दिन, तो कंफर्टेबली अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। अगर कोई वैसे कोई नेग्लिजेंस करे वो उसका इंडिविजुअल एक्ट होता है, अदरवाइज जो हमारी माइक्रो प्लानिंग है वो बहुत अच्छे पोलियो के हवाले से। अब आपका अगला सवाल ये होना चाहिए कि कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, तो वो उसके लिए चूंकि हमारी जो नेबर अफगानिस्तान है वहाँ पे ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है पोलियो कैंपेन का, और वो वजीरिस्तान में इस साल को 14-15 के केसेस रिपोर्ट हो गए हैं और उनकी ट्रैवलिंग पूरे पाकिस्तान में होती है, तो वो एक पोटेंशियल थ्रेट है कि उस ट्रैवलिंग की वजह से पोलियो के दोबारा केसेस खुदा न खासा इमर्ज ना हो जाएं। जैसे अज़हर साहब ने बताया कि पिछले साल एक एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आया था फैसलाबाद का, जो वजीरिस्तान में केस रिपोर्ट हुए हैं तो जो वायरस जहां से निकला है और जो वजीरिस्तान में निकला है वो सेम टाइप का था, इसलिए वो फैसलाबाद को उन्होंने कहा इसका मतलब यहाँ पे ट्रैवलिंग हो रही है, वहां से पर्सन आ रहे हैं और वो उनका जो एनवायरमेंटल सैंपल यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। फैसलाबाद, गुजरांवाला और लाहौर ये ज़्यादा वो पोटेंशियल थ्रेट है, और इसी हवाले से उन्होंने एक इंटेंसिव स्ट्रेटजी दोबारा रिवाइज की है और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पिछली दफ़ा वो जो उसी स्ट्रेटजी के हवाले से हमने प्रायोरिटी पॉपुलेशन जो पख्तून है उनको फोकस किया और उनमें उनको मोटिवेट किया, रिफ्यूजल्स को डील किया, जो नॉट अवेलेबल चिल्ड्रन थे उनको डील किया और हमारी कैंपेन बड़ी अच्छी गई है। अब ये अक्टूबर में आ रही है तो इसमें भी हम उसी स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे, क्योंकि अब चूंकि 11-12 केसेस वजीरिस्तान में हो चुके हैं तो थ्रेट पूरे पाकिस्तान के लिए है। अच्छा, एंड क्या आपको लगता है फंडिंग के हवाले से ये कैंपेन्स सक्सेसफुल हो सकती हैं या कमी लगती है फंडिंग में? फंडिंग, अब इसमें डिवोशन की कमी, अगर आप पूछें एक वर्ड आवाम की या टीम्स की, उसमें अवाम की भी और टीम की भी, दोनों तरफ। हमारी कम्युनिटी है वो अब यूज्ड हो गया, वो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझती, रिफ्यूजल्स अभी भी होते हैं और अभी भी वो बच्चों को छुपाया जाता है कि इनको पोलियो कतरे नहीं पिलाने, इससे नुकसान हो जाएगा। और बाकी जो डिवोशन है ज़ाहिर है वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर टीम्स में भी हो सकती है कि वो उस डिवोशन से काम ना करें। हमें फंड मिलते हैं, हमने अपना काम, अपना घर ठीक करना है, तो अगर इस जज्बे से करें कि हमें पैसे भी दूसरे दे रहे हैं, हमें सामान भी दे रहे हैं और हम
वो अपना ही घर में सफाई कर रहे हैं, तो ये डिवोशन हमारा जज्बा ज़्यादा बेहतर हो जाए। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरियस 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। आज हमने फर्स्ट हाफ में बात की डेंगू के हवाले से, बात की पोलियो के हवाले से, किस तरह से डिफरेंट मेयर्स लिए जा रहे हैं कंट्रोल करने के लिए, इराडिकेशन के लिए। बट एट द एंड ऑफ द डे ये सब चीज़ें कंटिन्यू प्रोसेस में होती हैं एंड ओवरनाइट अगर हम समझें कि ये इशू सॉल्व हो जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर डेफिनेटली हमारी अपनी रिसोर्सेज फंडिंग के हवाले से एंड कितने हमारी कितनी डिवोशन है इनको ख़त्म करने को लेकर या कंट्रोल करने को लेकर। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जितना रोल गवर्नमेंट और इदारों का है उतना ही रोल हम सबका इंडिविजुअली भी है टू मेक श्योर कि हम अपना किरदार अदा करें, हम अपना रोल प्ले करें। हमेशा याद रखें, हम समझते हैं कि शायद हमारा रोल या किरदार इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक्चुअली में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जाएं, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा आज के भाव। हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनकी तरफ। मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज़ जुम्मतुल मुबारक की रेट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त और अंडे आज बरकरार हैं लेकिन बुलंदी के ऊपर हैं। 393 रुपये फी किलो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त सरकारी नर्सनामे के मुताबिक, जबकि 900 ग्राम के हिसाब से ओपन मार्केट में 400 से भी ऊपर फरोख्त हो रहा है। और अगर अंडों की बात करें 240 रुपये फी दर्जन सरकारी नर्सनामा, जबकि ओपन मार्केट में कहीं इससे जायद फरोख्त हो रहे हैं। अब सब्जियों पर बात डालें तो कुछ ज़्यादा कुछ कमी भी है। आलू का छिलका 4 रुपये किलो महंगा हुआ है। आलू महंगा होते हुए 84 से 88 रुपये किलो हो गया है। आलू पुराना 2 रुपये किलो महंगा हुआ है, 52 से 54 पे गया है। आलू सफेद 34 पे है। प्याज 115 पे, अदरक चाइना 245 पे है। टमाटर 2 रुपये किलो महंगा हुआ है, 140 से 142 का हुआ है। लहसुन चाइना 5 रुपये महंगा हुआ है, 285 से 290 का हो गया है। नींबू देसी 10 रुपये सस्ते हुए हैं, 220 से 210। सब्ज मिर्च 5 रुपये सस्ती हुई है, 360 से 355 पे हो गई है। करेला 10 रुपये सस्ता हुआ है, 115 से 105 पे आया है। फलों में बात करें तो मिला जुला रद्द अमल उधर भी देखा जा रहा है। सेब काला कुल्लू 200 पे है, सेब गाचा 180 पे, अंगूर गोला 185 पे, अंगूर सुंदरखानी 300 पे है। जबकि केले की बात करें 6 रुपये दर्जन सस्ता हुआ है, आज 96 से 90 रुपये दर्जन पे आ गया है। अंगूर टॉफी 30 रुपये किलो महंगा हुआ है, 220 से 250 पे चले गया है। अनार बनाना 10 रुपये महंगा हुआ है, 430 से 440 पे गया है। 3 कमोडिटीज चेंज है लेकिन फल बाकी मुस्तहकम दिखाई देते हैं। लेकिन ताहाल अभी तक चीज़ों की अगर प्राइसेस की बात करें तो हम आम आदमी की पहुंच से दूर दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि मार्केट में रेट्स किस तरह से हैं। ये डेफिनेटली आप रेफर बैक कर सकते हैं इन रेट्स को जब भी आप मार्केट जाते हैं, ताकि कोई भी आपसे आपकी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से या आपको गलत रेट्स ना देने की कोशिश करें। एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखें, अपने आप को पूरी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए जब आप मार्केट जाते हैं। कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सके, कोई भी आपको ये ना कह सके जी कि ये रेट्स है मार्केट में, या ओवर चार्ज ना आपको कर सके। बिकॉज आई थिंक सबसे अफसोस की बात यही होती है कि ना सिर्फ सिचुएशन बुरी है बट एक्चुअली में लोग मिसयूज़ करते हैं कि शायद पता नहीं है किसी को। तो डेफिनेटली रेफर बैक किया करें। अगर आपको लगता है कोई आपको ओवर चार्ज कर रहा है तो रिपोर्ट करें उस शख्स को। और इस वक्त में जहाँ पर पूरा मुल्क स्ट्रगल कर रहा है इन्फ्लेशन के साथ, उसमें अपनी भी मदद करें और दूसरों की भी मदद करने की कोशिश करें। हो सकता है आप अगर किसी को रिपोर्ट करते हैं, अगर आप जानते हैं रेट्स, तो वो शख्स किसी और को ओवरचार्ज करने की कोशिश ना करें। और हमारी इस सेगमेंट के थ्रू यही कोशिश थी। आगे बढ़ते हुए हमारी कोशिश होगी कि FTA के हवाले से बात करें, डिफरेंट इशूज़ जो कि फैसलाबाद शहर में एग्जिस्ट करते हैं उनकी बात करेंगे, इंक्लूडिंग इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ का जो इशू है। और उसके अलावा मास्टर प्लान के हवाले से हम जानते हैं कि फैसलाबाद शहर एक मेजरली एग्रीकल्चर बेस्ड सिटी हुआ करता था, इंडस्ट्री बेस्ड सिटी हम अभी भी हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा एरिया अब हाउसिंग सोसाइटीज़ कवर कर रही हैं। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी भी कोई पोजीशनिंग प्रॉपर नहीं हम कर पा रहे हैं। विद इन द सिटीज़ होती हैं यूजुअली, वेस्ट के हवाले से कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल वेस्ट आपको जो रेजिडेंशियल एरियाज़ का पानी है उसी के अंदर शामिल होता हुआ नज़र आ रहा है, जो मेन वाटरवेज हैं उनमें शामिल होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारी ओवरऑल एनवायरनमेंट की, वो भी इससे इम्पैक्ट होती हुई नज़र आती है। हमारा एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो रहा है। वर्टिकल हाउसिंग की तरफ जहाँ पर हमें जाना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट अभी तक फैसलाबाद शहर में एटलीस्ट पॉपुलैरिटी नहीं हासिल कर पाए। इसी पर बात करें कि क्या आगे चलते हुए चीज़ें तब्दील होंगी, किस डायरेक्शन
में चीज़ें जाएंगी और क्या वर्टिकल हाउसिंग फैसलाबाद शहर में मुमकिन हो पाएगी। तो जो हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे गुफ्तगू करेंगे, डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकराम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DGFT हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं बात करी थी कि डिफरेंट इशूज़ डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं फैसलाबाद शहर में, बट अगर हम FTA की बात करें और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की करंटली क्या सिचुएशन है, ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने शो पे मदऊ किया और मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं अपने अवाम के साथ, फैसलाबाद के लोगों के साथ आपके चैनल के थ्रू इंटरेक्ट कर सकूं और अपनी जो गुजारिशात हैं, जो मेरे जो व्यूज़ हैं, मैं उनके साथ शेयर कर सकूं। तो आपने सबसे पहले पूछा है फैसलाबाद जो हमारा FDS सिटी है उसके बारे में पूछा है कि वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हाउसिंग सेक्टर में। मेरा ख्याल है बहुत कम जगहों पे आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट, या लाहौर में इसकी मिसाल मिलती है या हमारे फैसलाबाद में ये मिसाल मिलती है, इतना बड़ा हाउसिंग का प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है। तो मैं जब से आया हूँ मैंने इसके काफ़ी सारे मामलात थे जो अभी तक पेंडिंग पड़े थे। मैंने अगस्त में ज्वाइन किया तो मैंने आते ही इनकी जो बेसिक जो अमेनिटीज़ है जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं टू दी लोकल्स एंड टू दी अलॉटीज़ ऑफ दी FDS सिटी, तो उस पर मैंने कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया है। सबसे पहले तो मैंने इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ किया है काम कि मैंने फेस्को के साथ मीटिंग्स की है, नंबर ऑफ़ मीटिंग्स की, और जो हमारे पेंडिंग इश्यूज़ थे उनके साथ मैंने टेकअप किए। अब हम अपने कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। अभी जो कुछ हमारे ब्लॉक्स हैं वो इलेक्ट्रीफाइड हैं, लेकिन जो रेस्ट ऑफ दी ब्लॉक्स हैं जो अभी तक इलेक्ट्रीफाइड नहीं हो सके, हम उस पर काम कर रहे हैं। एक नया ग्रिड स्टेशन जो सेकंड ग्रिड स्टेशन होगा इस सोसाइटी का, उसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रहे हैं, और जो ब्लॉक्स अभी तक इलेक्ट्रीफाइड नहीं हुए थे उसके लिए काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह विद इन वेरी फ्यू वीक्स आप देखेंगे कि ये चीज़ें ऑन ग्राउंड मौजूद होंगी। अगर हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं उसकी करंटली क्या सिचुएशन है और फंडिंग के हवाले से, आई डू नो आपने सिर्फ अगस्त में ज्वाइन किया है, बस हम आपसे अपडेट्स लेना चाह रहे हैं टॉपिक्स के बारे में। जी बिल्कुल, मैंने उसको भी विज़िट किया, उस प्रोजेक्ट को भी, और FDS सिटी में ही वो प्रोजेक्ट है, और फैसलाबाद के लिए एक बहुत अच्छी, यहाँ के रहायशियों के लिए, FDS सिटी के रहायशियों के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी होगी। और उसमें हमारे जिम हैं, स्विमिंग पूल हैं, इंडोर गेम्स के लिए फैसिलिटीज़ हैं, बोथ फॉर मेल एंड फीमेल, दोनों के लिए हम बना रहे हैं इक्वल। और स्क्वाश कोर्ट्स हैं उसमें, तो रेस्टोरेंट्स हैं, तो वो एक अच्छा एक कम्युनिटी सेंटर बनेगा और लोग उसके लिए उसको एंजॉय करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि वो भी प्रोजेक्ट हम जल्द से जल्द उसको हम फिनिश कर सकें, कंप्लीट कर सकें और लोगों के लिए मुहैया कर सकें। उसकी मेंबरशिप हम जनरल पब्लिक के लिए भी ओपन करेंगे, ना सिर्फ FDS सिटी के रहायशियों के लिए बल्कि जनरल पब्लिक के लिए भी वो फैसिलिटी ओपन होगी, तो वहाँ लोग आएँ, उसको एंजॉय करें। और ये बिल्कुल उन्हीं लाइन्स पे है जैसे LDA ने अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो टाउन लाहौर में बनाया, उन्हीं लाइन्स पे हम उसको बना रहे हैं और एक अच्छी फैसिलिटी होगी। लेकिन अच्छा, उसमें अभी हमें, आपने फंडिंग की बात की, अभी हमें थोड़ी सी, क्योंकि वो पंजाब गवर्नमेंट का स्पॉन्सर प्रोजेक्ट है, तो उसमें हमें अभी तक 200 मिलियन आया है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट। तो उसमें उसी 200 मिलियन को हम इंशाल्लाह यूटिलाइज़ कर रहे हैं और उसमें कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितना भी उन पैसों को यूज़ करते हुए जितना उसको फंक्शनल कर सके, जितने पोर्शंस को, वो हम कर देंगे। बाकी वो ऑलमोस्ट 4800 मिलियन का प्रोजेक्ट है, तो उसमें से बाकी जैसे जैसे फंड्स आएंगे तो उसको हम कंप्लीशन की तरफ लेके जाएंगे। प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की कोई फ़ी रखी जाएगी मेंबरशिप या? जी डेफिनेटली, उसके बगैर तो वो, क्योंकि ये ऐसी एंटिटीज़ होती हैं, ये जब तक सेल्फ रिलायंट ना हो तो इनकी सस्टेनेबिलिटी अंडर क्वेश्चन आ जाती है। तो बेहतर ये होता है कि उसको सेल्फ सस्टेनेबल लेवल पे चलाया जाए। बाकी ये है कि जितनी सब्सिडी हम एज ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हम अपने लेवल पे प्रोवाइड कर सकें, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इंशाल्लाह देंगे। अगर एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो आपके लिए किस तरह के इंडिविजुअल्स आप चाहेंगे कि इस कॉलोनी में रहें, या स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे फैमिलीज़ को, सिंगल इंडिविजुअल्स को? जी नहीं, हमारा तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इट इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एरिया ऑफ फैसलाबाद सिटी, तो इसमें ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज़ को हम वेलकम करेंगे और उसमें ऐसा ही है।
कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास रेजिडेंट ही फैमिली वाले आ रहे हैं। अभी तक फैमिली के जिन्होंने फैमिली यूनिट या डोमेस्टिक यूनिट अपना मेंटेन करना है, बनाना है, वही लोग हमारे पास आ रहे हैं और वही वहाँ पे घर बना के रह रहे हैं। अभी वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी कम स्टार्ट है। जब कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो उसके साथ अपार्टमेंट्स का कंसेप्ट आता है, उसमें फिर इस तरह के मामला आते हैं। उसमें भी फैमिलीज होती हैं, लेकिन ज़्यादा वहाँ लोग ऐसे होते हैं जो सिंगली लोग रह रहे होते हैं विदाउट देयर फैमिली। तो अपार्टमेंट, छोटे छोटे अपार्टमेंट में वही लोग रहते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं साद बात कर रहा हूँ जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ और डीजी साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा, ये कह लें कि बीइंग सिटीजन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस तरह हम लाहौर जाते हैं या दीगर शहरों में जाते हैं तो जो सिटी के अंदर पुल मौजूद होते हैं उनके नीचे पार्क्स बने हुए होते हैं, जबकि हमारे यहाँ जितने पुल हैं उनके नीचे अगर हम देखें तो वो कोई ना कोई ऐसी चीज, कुछ दुकानें, कुछ तजावजात बनी हुई हैं। तो क्या उस हवाले से कोई शहर की खूबसूरती पर तवज्जो दी जा सकती है? बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ फैसलाबाद शहर से कॉलर मौजूद थे, उनका सवाल आपसे। जी, राइटली पॉइंटेड आउट, ये हमारे जितने भी अंडर ब्रिजेस, जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो बिल्कुल बैलेंस लुक देते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो मैंने आके 2-3 पॉइंट्स पे, एक निशाताबाद पुल है, उसके नीचे तजावजात को हमने ख़त्म करवाया। वहाँ बहुत ज़्यादा दुकानें बनी हुई थी, हमने पूरे पुल के नीचे से मैंने आते ही विद इन फर्स्ट वीक वो साफ़ करा दिया। अब वहाँ पे हमारा एक छोटा सा पार्क बनाने के लिए, वहाँ की सहूलत के लिए वो हमारा प्लान है। वो हमारा बजट अंडर प्रिपरेशन है, अंडर अप्रूवल है, और जैसे ही अप्रूव होता है उस पर इंशाल्लाह हम जल्द से काम शुरू करेंगे। बड़ा अच्छी वहाँ पे एक लुक देंगे, उस बैरन लुक को ख़त्म करेंगे। वहाँ पे एक हमारे साथ सैलानी ग्रुप के लोग भी हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, वो वहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाने के लिए तैयार है। और जैसे हम पार्क बनाएंगे उसमें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी एक उसका एक पार्ट होगा, कंपोनेंट होगा। उससे आवाम को ना सिर्फ तफरीह की सहूलियात मैसर आएंगी, बल्कि ये जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, इसका भी वहाँ के इर्द गिर्द के रहायशियों के लिए एक अच्छा सोर्स हम प्रोवाइड करेंगे। एंड वर्टिकल हाउसिंग की आपने मेंशन किया, जो कि एफडीए का भी पार्ट होगा। कितना इम्पोर्टेंट लगता है इस वक्त कन्वर्ट करना हमारी आवाम को वर्टिकल हाउसिंग की तरफ? ये एक तो होता है कि चीज़ मैंडेटरी हो जाना, एक होती है चीज़ विद द पैसिव ऑफ डेवलपमेंट आना, कोई ट्रेंड आना। तो जैसे जैसे हमारे शहर डेवलप करेंगे तो वर्टिकल हाउसिंग की तरफ अल्टीमेटली हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि लैंड इतनी प्रेशस हो रही है विद इन सिटी लिमिट्स कि वहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकते। अल्टीमेटली हमें वर्टिकल डेवलपमेंट की तरफ जाना है। उसमें हमारे रेगुलेशंस लाहौर में तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने और लिबरल कर दी हैं, तो नंबर ऑफ स्टोरीज बिल्डिंग्स पे उन्होंने रेज कर दी हैं, लेकिन फैसलाबाद में अभी कोई के इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है हाई राइज बिल्डिंग्स का या स्काई स्क्रैपर्स का। तो वो हम जैसे जैसे हमारे पास डिमांड आएगी फ्रॉम द फील्ड, हम इसमें लोगों को फैसिलिटेट भी करेंगे, अपनी रेगुलेशंस को हम रिवाइव भी करेंगे, ताकि इस ट्रेंड को हम लोगों में या इसको इनिशिएट कर सकें या इनोवेट कर सकें और लोग इसकी तरफ आए। वर्टिकल हाउसिंग ही फ्यूचर है मॉडर्न सिविलाइजेशन का। और आप दुनिया के जितने भी बड़े शहर देख लें, जितने भी मेट्रोपोलिटन्स आप देख लें, उसमें वर्टिकल हाउसिंग ही ट्रेंड है। आपके पास सबसे पहले पाकिस्तान में सबसे पहली हमारे पास मिसाल थी कराची सिटी। कराची में वर्टिकल जो डेवलपमेंट है वो इन द ईरा 1950 से स्टार्ट हो गई थी, जब हबीब बैंक प्लाजा आई चौधरी रोड पे बना था। उसके बाद वर्टिकल हाउसिंग का वहाँ पे एक पूरा ट्रेंड आया और वहाँ पे इतनी ज़्यादा हाउसिंग स्कीम्स नहीं बनती जितने आपके पास वहाँ पे हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स वर्टिकल हाउसिंग के साथ बनते हैं, अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट। अब ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता लाहौर की तरफ आ रहा है। अब ये ट्रेंड लाहौर में है डेवलपमेंट का कि वहाँ पे वर्टिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया हाउसिंग सेक्टर में। उसमें कमर्शियल भी है प्लस हाउसिंग है। बेसिक उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हाउसिंग के लिए पूरी हो रही है। इसी तरह मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि फैसलाबाद इज़ नाउ एंटरिंग इन दैट फेज और हम बहुत जल्द इसकी तरफ जाने वाले हैं। और लेकिन ये प्लान जो है ये सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर ने करना है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने डेवलपर से भी कि ये जो हमारा एक इशू है
कि हम हॉरिजेंटल प्लानिंग करके हम अपने एग्रीकल्चर लैंड को ख़त्म कर रहे हैं और हम हाउसिंग के प्रॉब्लम को मीट आउट करने के लिए हम अपनी बहुत सारी जगह को हम कवर कर चुके हैं और हम अपनी अर्बन लिमिट से भी बहुत आगे जा चुके हुए हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा तो प्लानर, टाउन प्लानर जो प्राइवेट सेक्टर में काम करें वो वर्टिकल डेवलपमेंट की तरफ आए। इसके अलावा अगर फैसलाबाद शहर के मास्टर प्लान की बात करते हैं, ज़रूर बताइएगा क्या प्लान्स होंगे उसको लेकर, और करंटली हमारी प्लानिंग में कहाँ पर इश्यूज आपने ऑब्जर्व किए हैं? प्लानिंग में हमारे कोई इश्यूज नहीं है जी। हमारा मास्टर प्लान फॉर द ईयर 2022 टू 42 बिल्कुल फॉर्मेटिव फेज़ के अपने आखिरी मराहिल में अप्रूवल के बिल्कुल करीब है। उसमें हम जो अपने फ्यूचरिस्टिक हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि हम फैसलाबाद को एक वेल प्लान्ड और एक सिस्टमेटिक सिटी के तौर पर देखें, और ये एक इंडस्ट्रियल हब है, इवन सीपैक पे भी सिचुएटेड है और इसकी हिस्ट्री भी एक इंडस्ट्रियलाइज सिटी की है। और फैसलाबाद पाकिस्तान के चंद एक शहरों में है जो एक प्लानिंग के तहत बना, और अभी तक इसकी एक ये ख़ास इसकी अहमियत है अर्बन डेवलपमेंट में। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाता है कि ये एक प्लान्ड सिटी है। तो हम इसकी इस खसूसियत को ख़त्म नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जो फ्यूचरिस्टिक हमारी डेवलपमेंट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं हाउसिंग की, इंडस्ट्री की, एग्रीकल्चर की, वो एक प्लानिंग के तहत ही हों। इसी नज़रिए के तहत मास्टर प्लान बनना शुरू हुआ और हम इसमें सारे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज़, ट्रेडर्स, लोकल रेजिडेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, लेबर, इन सब के हम रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रख के इस पर हमारे कंसल्टेंट हैं वो काम कर रहे हैं। इसकी फाइनल अप्रूवल्स हम इंशाल्लाह विद इन अ मंथ, मेरा ख्याल है कि हम ले लेंगे और ये इंटैक्ट होगा। भी जो फ्यूचर डेवलपमेंट है इस सारी सिटी की वो इस मास्टर प्लान के तहत ही होगी। तो वो हम बड़े ख्याल से और बड़े ध्यान से इस पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इट विल बी ए वेरी नाइस प्रोडक्ट फॉर द अर्बन प्लानिंग। इसके अलावा अगर हम फैसलाबाद शहर में देखते हैं कि ओवर क्राउडेड अब महसूस होने लगा है, एंड डेफिनेटली पॉपुलेशन एक बड़ी तेज़ रफ्तार से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्या आपको लगता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त प्रिपेयर्ड है इस बर्डन को संभालने के लिए? जी नहीं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी लैग कर रहा है। इसमें हमें सबसे पहले जो अपनी ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, जो सबसे पहली प्रॉब्लम घर से निकलने के बाद कोई भी रेजिडेंट ऑफ दी सिटी, किसी भी सिटी का हो, वो फेस करता है, वो है आपकी ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स। शहर बड़े हो रहे हैं, ट्रैफिक के मसाइल बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उस पेस के साथ ट्रैफिक इंजीनियरिंग के मसाइल को नहीं देखा जा रहा। हमारे पास एक हमारा ज़ैली इदारा है टिपा, हमने उस पर भी काम शुरू कर दिया है और यहाँ उनकी चेयरपर्सन है मैडम फिरदौस राजा, वो भी पार्लियामेंटेरियन हैं और वो भी इस मामले में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और उनसे हमारे 2-3 मीटिंग्स भी हो चुकी है। हम उसको भी, उस इदारे को फंक्शनलाइज कर रहे हैं। पहला जो हम काम कर रहे हैं वो इदारा बनेगा तो वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के मसाइल को देखेगा। फिर इस शहर की जो रिक्वायरमेंट है एज ए बिग, क्योंकि ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से भी, तो इसके मसाइल और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो उसको टैकल करने के लिए इस तरह के इदारों का ऑन ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है और हमारी जो फ्यूचर की प्लानिंग है उसमें भी इनका एक बहुत बड़ा रोल है ट्रैफिक इंजीनियरिंग का। उस कंपोनेंट को हम साथ लेके चलेंगे, इंशाल्लाह ये मसाइल भी टैकल करेंगे। बिल्कुल। इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं एफडीए के बारे में और डिफरेंट इश्यूज़ जो कि इस वक्त फैसलाबाद शहर को इम्पैक्ट करते हैं। बिल्कुल ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे कि किस तरह से ओवर पॉपुलेशन इस वक्त फैसलाबाद शहर को इम्पैक्ट कर रही है, एंड आई थिंक हम उस तरह से प्रिपेयर नहीं हैं और बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी पॉपुलेशन के लिए बेहतर तरह से चीज़ों को अकोमोडेट कर सकें। मास्टर प्लान की भी बात की और आगे बढ़ते हुए आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेशली इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से क्या प्लान्स हैं और कितना बड़ा इशू आपको अभी तक ये महसूस हुआ है? ये एक्चुअली जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ का इशू है वो सिर्फ फैसलाबाद सिटी का नहीं है,
ये जितने भी हमारे बड़े शहर हैं, जितने मेट्रोपॉलिटन्स हैं, पाकिस्तान के इवन आप ले लें, पंजाब के ले लें, उन सब में एक ये मसला है। उसमें 2-3 रीज़न्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड, जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का प्रेशर है उसकी हाउसिंग की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए अकेला पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा। प्राइवेट सेक्टर इसमें ज़्यादा एक्टिव है, वो ज़्यादा तेज़ी से इसकी तरफ आ रहा है, और मैंने देखा है कि क्लोज टू विसिनिटी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसा हमारा FDS सिटी है तो वो प्रोजेक्ट शहर से कुछ फासले पे है, क्योंकि हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट प्लान करना था, तो हमने देखना था कि फ्यूचर पॉपुलेशन का प्रेशर किस तरफ है और ट्रेंड्स किस तरफ है, हमने उस साइड पे उसको डेवलप कर दिया। लेकिन ये जो इलीगल हाउसिंग साइट्स हमारे पास बनती हैं, ये बनती हैं क्लोज टू दी विसिनिटी, किसी एस्टेब्लिश एरिया के बिल्कुल पास बनती हैं, और वो इमीडिएट लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो लोग धड़ाधड़ वहाँ पे परचेज करके एज़ पर देयर डिमांड, तो वो वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी एस्टेब्लिश हो जाती है। हमारा मसला ये है कि हमने ख़ास रेगुलेशन के तहत उसके नक्शे को, उसके लेआउट प्लान को और उसकी बहुत सारी रेगुलेशन को ऑब्जर्व करते हुए हमने उस सोसाइटी को अप्रूव करना होता है या डिसअप्रूव करना होता है। लेकिन जब तक उसकी बेसिक वो रिक्वायरमेंट जो एज पर लॉ है वो पूरी नहीं होगी तो उसको अप्रूव नहीं कर सकते, और डोनेशन प्रेशर की वजह से वो हाउसिंग सोसाइटी धड़ाधड़ डेवलप हो रही है और धड़ाधड़ बिक जाती है। इसके लिए जो प्यूनिटिव एक्शन है वो हम लेते रहते हैं साइड बाई साइड, और सबसे बड़ी सहूलत हम आवाम को इस सिलसिले में दे सकते हैं वो ये है कि हमारी वेबसाइट, हमने अपनी वेबसाइट पे ऑल इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ को हमने नोटिफाई किया हुआ है, वहाँ पे पब्लिश किया हुआ है। हमने आवाम से बार बार हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी किसी हाउसिंग सोसाइटी में घर बनाने के लिए प्लॉट लें या इन्वेस्टमेंट के लिए लें, तो सबसे पहले चेक ये करें कि वेदर इट इज़ अप्रूव्ड फ्रॉम FTA और नॉट। अगर वो अप्रूव नहीं है FTA से, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी है कि उसमें कभी ना इन्वेस्ट करें ना वहाँ पे प्लॉट लें। सबसे पहले उससे उसकी अप्रूवल FTA की लें। अच्छा, सेकेंडली उसमें यह है कि मैं डेवलपर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप मौके पे या किसी साइट पे काम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आप अपनी अप्रूवल्स लें, अपने प्लान्स लें। हमारे पास हर कैटेगरी ऑफ हाउसिंग सोसाइटी को अप्रूव करने के लिए स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स पूरे करें और अपना जायज़ कारोबार करें। हमारे पास ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो करंट हाउसिंग सोसाइटीज़ से रिलेटेड नहीं आ रही, हमारे साथ वो प्रॉब्लम आ रही हैं जो 50 साल पहले सोसाइटीज़ बन चुकी हैं। उनके रेगुलेशन ना तो अभी तक पूरे हो रहे हैं कवायद के मुताबिक, और ना उन पर फर्दर कोई इस तरह की हमारे पास, क्योंकि जो डेवलपर्स हैं वो डेवलप करके सेल आउट करके मौके से जा चुके हैं। अच्छा, रेगुलेशंस की आपने बात की, आपने बात की डिफरेंट चीज़ों की जो कि एक्चुअली में रिक्वायर्ड होती हैं। ये क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी सोसाइटी में जो आप नोट करते हैं? इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि पहले उसका एरिया देखा जाता है कि कितने एरिया पे वो हाउसिंग सोसाइटी डेवलप हो रहा है। अगर तो वो 40 कनाल से कम है तो उस पे ना तो उसको कब्रिस्तान की जगह छोड़ने की ज़रूरत है, ना उसको बड़े पार्क की जगह छोड़ने की ज़रूरत है। इस तरह की इम्यूनिटीज़ या पब्लिक ऑफिस के लिए जगह उन्होंने जो देनी है उसके लिए उनको ज़रूरत होती है, तो उन्होंने सिर्फ वो अपनी जो रोड की विड्थ है और जो स्ट्रीट्स की विड्थ है उसको मेंटेन करना होता है, और एक मॉस्क बनानी होती है। बाकी उनको कोई इस तरह की, बाकी उन्होंने डेवलपमेंट सारी एमिनिटीज़ के लिए सारी करनी होती है। लेकिन जो बड़ी स्कीम्स हैं तो वो जो एकर्स पे और ऑलमोस्ट अब तो स्पेस पे बन रही हैं, उनके लिए बहुत सारी रेगुलेशंस हैं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी आबादी को वहाँ पे बड़े सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को उन्होंने डील करना है, तो उसके लिए उसको एमिनिटीज़ भी देनी पड़ती है, उसके लिए पब्लिक ऑफिस भी उनको देने पड़ते हैं, उसके लिए रोड्स भी खुली देनी पड़ती हैं, उसके पैरामीटर फिर उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं, तो उनको उन्होंने पूरा करना होता है अपने लेआउट प्लान में और अपनी डेवलपमेंट। वो जब तक वो नहीं पूरा करते तो हम उनकी अप्रूवल नहीं दे सकते। तो वो जो अच्छे डेवलपर्स हैं और जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, और लेकिन कुछ लोग हमारी कह लें कोताही या रूल्स का सहारा लेने की कोशिश करते हैं, जहाँ लेकुनाज ऑफ दी रेगुलेशन है उससे फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं और आवाम को पूरी सहूलतें मुहैया नहीं करते, उन पे हमें फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर उन पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, फैसलाबाद शहर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम।
जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं मुमताज अली स्टील अर्ज करना। जी बताएं, कुछ पूछेंगे, कुछ शेयर करेंगे? मैडम, मेरी अर्ज है कि साडा इत्थे रकबा फैसलाबाद मछली फार्म से। जी। मछली फार्म से मेरा रकबा है, विरासती रकबा है, आप इजाद तो आ रहा है। जी जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਆਪਣਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਲਈਏ। ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮਲਖਾ ਦੇ ਰਹਿਤੀ ਹੈ। जी जी बिल्कुल। सिटी होम उस कलोनी का नाम है। साडा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਕਨਾਲੀ 6 ਕਨਾਲੀ ਰਕਬਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬਰਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। जी, और आपकी किसी गवर्नमेंट के इदारे से बात हुई है इस हवाले से? मैडम, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾर्ड नहीं ਦਿੰਦਾ। पटवारी सानू रिकॉर्ड नहीं देता उन्होंने रोकण से। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे फैसलाबाद शहर से, जिन्होंने मेंशन किया कि उनका एक रकबा है। आप इलाका शायद मेरे से बेहतर समझ पाए होंगे, और किस तरह से कब्जा कर लिया गया है एक इलीगल हाउसिंग कॉलोनी को लेकर। देखें जी, ये तो सबसे पहली बात है कि मुझे जो इनकी बात से अंदाज़ा हुआ है कि इनका जो रकबा है ना वो मुश्तरका खाते में होगा। अब मुश्तरका खाते में जब तक आप तकसीम नहीं करवाते रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, आपका राइट एस्टेब्लिश नहीं होता किसी पर्टिकुलर खसरा पे। तो सबसे पहले तो अपनी तकसीम करवाएं, फिर उस पर्टिकुलर खसरा के अगेंस्ट अपनी फ़र्द लें। अगर पटवारी फ़र्द नहीं देता तो यहाँ पे बड़े अच्छे ऑफिसर डीसी भी हैं, एडीसी रेवेन्यू भी हैं, वो अवाम की इस तरह की शिकायत को बड़ा प्रॉम्प्टली उस पर रिएक्ट करते हैं। उनको जाके शिकायत करें कि ये मेरा जायज़, मेरी फ़र्द, मेरी मलकियत, ये उसका सबूत मुझे नहीं दे रहा, वो लेके। और अगर आपकी जगह पे किसी ने ट्रेसपास किया है और हाउसिंग सोसाइटी कार्ड ली है तो उस पर जाके एफआईआर रजिस्टर कराएं, क्योंकि ये आपकी प्राइवेट मलकियत है। इसमें गवर्नमेंट का कोई, हमारी मलकियत अगर स्टेट लैंड होती तो हम इस पर एक्शन लेते, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपकी है। तो इसके खिलाफ एफआईआर कराएं, उस ट्रेसपासिंग का उस पर पर्चा कराएं और अपनी कानूनी कार्रवाई कराएं। जब ये मामला क्लियर हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली फिर वो जो डेवलपर है वो आपके साथ टर्म्स पे आएगा। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बात करें टीपा के हवाले से, तो पहले भी बात करे थे रोड्स एंड डिफरेंट तरह के इश्यूज जो कि ट्रैफिक से रिलेटेड फैसलाबाद शहर में मौजूद हैं। आने वाले वक्त में प्रॉबेबली हमारी पॉपुलेशन और बढ़ जाएगी। किस तरह की प्लानिंग आपके माइंड में है, किस तरह से मैनेज करेंगे? हम तो इसमें जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जो पार्ट है ना, वो ये है कि हम जो नॉर्मल ट्रैफिक फ्लो है उसको जेहन में रख के अपनी रोड्स को प्लान करें, उसमें बेस बनाएं, फिश बेस बनाएं, यू टर्न्स बनाएं, उसमें इस तरह की इंजीनियरिंग हम कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन में जो चीज़ आई है वो सबसे बड़ी पहली ये चीज़ है कि फैसलाबाद की अपनी सड़कें स्वाय चांद देख के दे आर वेरी प्रॉपर रोड्स। उनकी विड्थ, उनका स्ट्रक्चर, दे आर वेरी प्रॉपर। कमी एक चीज़ की है, वो है ट्रैफिक सेंस और ओवरऑल सिविक सेंस की कमी है। इंग्लैंड की जो सड़कें हैं, लंदन की, वो हमसे कम चौड़ी हैं। यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनकी सड़कें हमसे कम चौड़ी होंगी, कम खुली होंगी। यही हिसाब लाहौर का है इन कंपैरिजन। यही आप कराची में चले जाएं, यही फैसलाबाद का हाल है। हमने अगर हमारे यहाँ ये ट्रैफिक सेंस और सिविक सेंस पैदा हो जाए तो हमारी ये एमिनिटीज़ फिर भी बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी मुश्किलात को हल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें लाहौर या इस्लामाबाद से, तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से चीज़ें कंपैरेटिवली बेहतर है। फैसलाबाद शहर में आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज है कि कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को या तो मोटर बाइक गाड़ियों पर रिलाई करना पड़ता है। जब आप हेविली रिलाई कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पर, इंडिपेंडेंट व्हीकल्स पर, तो डेफिनेटली वो फिर आपकी रोड नेटवर्क के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डेवलप होता है, ज़्यादा नंबर में गाड़ियाँ आपको नज़र आती हैं। अगर आप सुबह के वक्त देखें, स्पेशली जो ऑफिस आवर्स होते हैं सुबह के वक्त और उसके बाद फिर शाम के वक्त 5 से 6 बजे के दरमियान, तो आपको क्रंच्ड नज़र आएंगी ज़्यादातर फैसलाबाद शहर की सड़कें। तो आई थिंक जहाँ तक इसमें डेफिनेटली एक ओवरऑल सेंस, ट्रैफिक सेंस इन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की भी बात है, बट इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होना भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो मेरा नज़रिया है या मेरा आइडिया है, अगर मैं प्लान करूं तो मैं
पूरे सिटी के लिए ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट प्लान वो मैं एनविसिज करूँ। मैं किसी एक ख़ास रूट पे या किसी एक ख़ास सड़क पे मैं अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना लेके जाऊँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मीन इंटरकनेक्ट डिफरेंट रोड्स और provision of the services to the entire city, not for a single route or for any specific project or any specific segment of the society. मेरे पास अगर गुंजाइश हो तो मैं पूरे शहर के लिए ट्रांसपोर्ट प्लान करूं। यहाँ फैसलाबाद में गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई हुई है फैसलाबाद ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो उस कंपनी के जो चेयरमैन हैं, आई थिंक ही इज DC है फैसलाबाद। बिल्कुल जी। तो वो ये इनको चीज़ों को देख भी रहे हैं। उन्होंने चंद एक प्लान बनाए भी हुए हैं, एक मेट्रो का रूट भी उन्होंने बनाया हुआ है और एक दो और इस तरह के प्रोजेक्ट उनके पास हैं। तो ये सब्जेक्ट उनका है। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, फैसलाबाद जैसा बड़ा शहर लैक कर रहा है इस बेसिक फैसिलिटी को। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाना चाहिए। एंड ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा थिंक अबाउट इट, जो कि डिफरेंट और इश्यूज में फिर कंट्रीब्यूट करता है। इससे पहले मजीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, FTA के हवाले से बात कर रहे हैं। डिफरेंट फैसलाबाद शहर से रिलेटेड इश्यूज जो कि ना सिर्फ हमारे ट्रैफिक बर्डन को इम्पैक्ट करते हैं, ओवरऑल हमारी जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं या हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन की लिविंग सिचुएशन है उसको भी इम्पैक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हुए कोशिश होगी कि डिस्कशन को रैप अप करने की कोशिश करें। आपका अपना फैसलाबाद भी एक महीने से कुछ अर्सा ऊपर हुआ है, कैसा रहा है आपका फैसलाबाद शहर का एक्सपीरियंस, और कंपेयर टू अदर प्लेसेस जहां पर आप रहे हैं, फैसलाबाद शहर के बारे में क्या व्यूज़ हैं आपके? फैसलाबाद जी मेरे लिए नया नहीं है, गो के मेरी पहली पोस्टिंग है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से ही तालीम याफ्ता हूँ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री की हुई है, MSc ऑनर्स। तो आप एक्चुअली में फैसलाबाद से ही बिलोंग करते? नहीं, मैं फैसलाबाद से बिलोंग नहीं, पढ़ा मैं, तालीम याफ्ता मैं यहाँ पे हूँ। मेरी मादरे इल्मी यहाँ पे है, जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे ग्रूम किया। तो एक तरह से इस शहर का मुझ पे कर्ज भी है और मैंने अपनी लाइफ के जो गोल्डन ईयर्स हैं वो यहाँ पे गुजारे हैं। यूनिवर्सिटी लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस या किस्सा जो आपको भी याद हो? फैसला यूनिवर्सिटी हमारा एक्चुअली स्टे कोई ऑलमोस्ट 6 इयर्स का है। तो एवरी डे इज़ एन इंटरेस्टिंग डे फॉर अस, जॉयबल डे, मेमोरेबल डे फॉर अस। उसमें जो मुझे पुरानी चीज़ें याद हैं, उसमें पुराना घंटाघर, पुराना डी ग्राउंड जो उस वक्त था, आल्दो किस तरह से मुख्तलिफ था? आज का घंटाघर तो आई थिंक सब जानते हैं, क्या इंटायरली डिफरेंट। हमने चीज़ों को ख़राब कर लिया हुआ है। मैं जब फैसलाबाद पुराना मेरे ज़हन में था, मैंने आते ही घंटाघर को, बाज़ारों को, सबको देखा। इंक्रोचमेंट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम देयर। हमने बाज़ारों को छोटा कर लिया हुआ है। एंड वाज इट ऑलवेज लाइक दिस? नो, पहले ऐसा नहीं था। पहले कुछ बाज़ार थे, जैसे झंग बाज़ार था या भवाना बाज़ार था, ये कुछ रशी होते थे। अब मैंने जिस हालत में कचहरी बाज़ार को देखा है, तो मेरा तो वो जो रोमांस था विद घंटाघर वो ऑलमोस्ट डाई कर गया। अच्छा, और क्या पहले भी इसी तरह से, जैसे अब मोटर बाइक्स की आपको एक पूरी लाइन, वो आपने सारे जो बाजार हैं, वो आल्दो वहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी ज़ाहिर फैसिलिटीज़ चाहिए, लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल में कि हमने अपनी आदात के थ्रू इन चीज़ों को ख़राब कर लिया। अब घंटाघर के इर्द गिर्द आप देखें तो हर वक्त कोई ना कोई कैंप लगा हुआ है। अब उसकी जो पीछे जो इम्प्रेशन है वो आता ही नहीं है। घंटाघर के शहरों के आप जो बाज़ारों के दरमियान इवन आप पैदल नहीं चल सकते। तो पहले बाज़ार जो मैं जो आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो वो तो बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा और एक एक्सपीरियंस होता था, क्योंकि घंटाघर की अपनी एक हैसियत है, ये पहचान है फैसलाबाद की। इसको उस तरह ही होना चाहिए जैसे ये पहले था। अब मैं देखता हूँ कि जो हाल उस वक्त झंग बाज़ार का था वो ऑलमोस्ट सारे बाज़ारों का वही हाल हो गया। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो पार्किंग प्रॉब्लम गो कि हमारी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट इदारों की। हमें वहाँ पे एक अच्छी पार्किंग फैसिलिटी देनी चाहिए ताकि जो बाज़ारों के अंदर है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी टू द जनरल पब्लिक एंड टू द ट्रेडर्स एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ दैट विसिनिटी,
प्लीज़ प्लीज़ इसकी जो हैसियत है, जो तारीख़ी हैसियत है, उसको बरकरार रखें, उसको इम्प्रूव करें। ये फैसला घंटाघर हमारी पहचान है पूरी वर्ल्ड में। इसकी पहचान को ऐसे ही होना चाहिए और ये हमारी डिपिक्शन होनी चाहिए हमारी सिविक सेंस की, कि यहाँ के जो शहरी हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, वो किस मजाज के लोग हैं। पॉलिटिकल रोड ब्लॉक्स क्या आपको कोई अभी तक फेस करने पड़े फैसलाबाद? जी नहीं, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। पॉलिटिकल रोड ब्लॉक्स जो है ना, वो इश्यूज़ हैं लाहौर के, वो इश्यूज़ हैं कराची के, वो इस तरह के बड़े शहरों के इश्यूज़ हैं। फैसलाबाद में ऐसा कोई मुझे नहीं अभी नजर आया। दिस इज़ जस्ट ए नॉर्मल थिंग। और हमारे पास जो धोबी घाट है फैसलाबाद के पास, वो इट्स अ गुड फैसिलिटी फॉर वेंट आउट एनी पॉलिटिकल व्यूज़ एंड होल्डिंग एनी इवेंट ऑफ पॉलिटिकल नेचर। वो बड़ी अच्छी फैसिलिटी है। इस वजह से हमें, मेरा ख्याल है, फैसलाबाद को कम उस तरह के मामला देखने पड़े। फैसलाबाद शहर का कोई फेवरेट डिश जो आपने सबसे पहले आते आपको था ये चीज़ मुझे दोबारा ट्राई करनी? ये तो ऑलमोस्ट उन लोगों की मार्केटिंग हो जाएगी, लेकिन नहीं, डिश बता दें आप, दुकान ना बताएं, डिश बता दें। यहाँ का मुर्ग पुलाव बड़ा मशहूर है। आई लव टू हैव इट अगेन एंड अगेन। और कटाकट कचहरी बाजार का, इट वाज ए वंडरफुल कुजीन ऑफ। आप भी ऐसे तो नहीं करते कि थोड़ा लेट जो डिनर टाइमिंग होती है उसमें जाते हैं और फिर वो जो रोड के साइड पे उन्होंने टेबल सेट किए होते हैं, कुछ इस तरह का माहौल होता है? मोस्टली ऐसे ही होता है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही लेट टाइम निकलता है डिनर का टाइम। तो उमूमन अगर टाइमिंग पे करना हो तो फिर घर पे ही करते हैं, लेकिन अगर बाहर डाइन आउट करना हो तो फिर मैं प्रेफर करता हूँ कि जहाँ पे देर तक बाज़ार खुले रहते हैं और इस तरह की जगहों पे जो कॉमन पीपल के लिए, उनसे जाके देखते हैं तो फिर वहाँ के एम्बियंस को देख के, लोगों को मिल के, फिर उनके असल जो पिक्चर है आपके सामने आती है कि लोगों को कैसे मसाइल यहाँ पे फैसलाबाद में रहते हुए, और उनकी जो इंटरेक्शन है आपस में, गुफ्तो शनीद है, उनसे बहुत सारी बातें हमारे कानों तक पहुँचती हैं। अच्छा, एक चीज़ जो कि हम सुनते हैं बट हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं की, आज की जनरेशन ने नहीं की होगी स्पेशली, वो जो लोग इकट्ठे बैठते थे और एक चाय का आपको साइड्स पे पिक्चर्स भी आपको पुरानी नज़र आती हैं जहाँ पर घंटाघर के एरियाज़ में या इन एरियाज़ के अंदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बैठा करते थे, किताबों के बारे में, बुक क्लब्स बेसिकली जो हुआ करते थे और शायरी और किताबों की बातें करते थे। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस? चीज़ें, मेरा जो मुशाहिदा है वो इस तरह चीज़ें नहीं रही जैसे पहले होती थी। ये जो चीज़ें हैं ये हमारी जो वैसे भी जो कहते हैं ना लतीफ़ हिस्से, वो कम हो गई। हमने लिटरेचर की तरफ ध्यान देना कम कर दिया, हम बुक से डिटैच हो गए, हम आपस की कंपनी से, इवन फैमिली लाइफ से, सिबलिंग्स आपस की कंपनी से हम डिटैच हो गए। ये चीज़ें मेरी वाइफ करनी चाहिए। और ये जो सिटिंग एरियाज़ होते थे, चाय के होटल होते थे, मोहल्ले के चौक होते थे, दे वर वेरी गुड प्लेसेस टू और उसमें इंजॉय करना उस पर्टिकुलर टाइम को। ये मेरा ख्याल है सोशल मीडिया ने हमें थोड़ा सा ना आपस से एक दूसरे से दूर कर दिया। हमें जो हमारे आपस के जो इंटरेक्शंस हैं उनको बहाल करने की ज़रूरत है। मैंने तो देखा है कि यंग बच्चे बैठे होते हैं, अगर कहीं आ भी गए खाना खाने के लिए या चाय पीने के लिए तो 5 में से 4 बच्चे जो है ना वो अपने मोबाइल पे। पाकिस्तान की यूथ को क्या मैसेज देंगे? पाकिस्तान की यूथ को मेरा जो सबसे बड़ा मैसेज है वो यही है कि बी कमिटेड, टारगेटेड हो, फोकस्ड हो। पाकिस्तान अल्लाह मियां ने हमें एक नेमत दी है, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए जो मेहनत करते हैं, जो अब टाइम पे मेहनत नहीं करते, जो अपने आप को संवारते नहीं हैं, जो अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार नहीं करते, उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो लोग जिस बंदे ने भी पाकिस्तान में मेहनत की है, अल्लाह ताला की तरफ से उसको रिवार्ड मिला है और वो बंदा, उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। ये आप बहुत सारे मुल्कों में देखेंगे ये चांस अवेलेबल नहीं है, और पाकिस्तान में अभी भी बहुत पोटेंशियल है काम करने का। यहाँ रूम है क्वालिफाइड, स्किल्ड, कमिटेड, कॉम्पिटेंट लोगों के काम करने का, अभी बहुत रूम है पाकिस्तान में। और ये अल्लाह ने हमें ब्लेसिंग दी है। आप लोग हमारे लिए असासा हैं, ये यूथ है हमारी, ये आप हमारी कंटिन्यूटी हैं। मेहनत करें, लेकिन अपने आप को तैयार करें फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स, और कमिटेड होके अपने कैरियर
आप सिलेक्ट करें, उन पे मेहनत करें। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बहुत सारी नियमतों से नवाजा है, एंड यू पीपल आर आल्सो वन ऑफ द ब्लेसिंग फॉर दिस कंट्री और नेशन। हमारे पास एक बहुत बड़ा चंक है यंग लोगों का जो बहुत सारे मुल्कों को अवेलेबल नहीं है, लेकिन सिर्फ हमारे साथ मसला ये है कि हमने अपने आप को स्किल्ड नहीं किया, फोकस नहीं किया हुआ। हम बिल्कुल डिरेल्ड हैं, यूथ बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, अपना एक अपनी लाइन ऑफ एक्शन अपनी तय करें और अपने आप को तैयार करें। तैयारी दो तरह से है, फिजिकल एंड मेंटल। मेंटल तैयारी आपकी इल्म से, आपकी पढ़ाई से, और जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो स्पोर्ट्स से। दोनों चीज़ों को करें, किसी एक चीज़ पे रिलाई ना करें। दोनों ही इंसान की पर्सनैलिटी और उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। पॉलिटिकल सिनेरियो को आज के वक्त और जब आप यूनिवर्सिटी में थे अगर कंपेयर करें तो कब बेहतर था? सेम। मैंने तो पॉलिटिकल सिनेरियो में कोई चेंज नहीं देखी। ऐसे ही होता था तब भी? बिल्कुल सेम था, सेम फीलिंग हमें आती थी, और जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चलता था उस वक्त भी ऐसे ही था। लेकिन ये एक जो जमहूरी मुल्क है, ये इसका खासा है। ये जो सिनेरियो जो भी चल रहा है, ये जो स्ट्रगल्स हैं, पॉलिटिकल स्ट्रगल्स हैं, ये चलती रहती हैं। इसी से कौमें बनती हैं, इसी से आगे जाके डेवलपमेंट्स होती हैं। और क्या इम्पैक्ट आपको लगता है कि आज की यूथ ला सकती है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए? यूथ इम्पैक्ट ला चुकी हुई है। हमारी सोच काफ़ी बदल चुकी हुई है। हम काफ़ी चीज़ों में प्रोएक्टिव हो गए हुए हैं। लेकिन मेरे मुशाहिदे में ये आया है कि हम लोग वर्बस ज़्यादा हो गए, हम ज़ुबानी ज़्यादा बोलते हैं, आर्गुमेंटेशन में हम बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। हर बंदे के पास बातें ज़्यादा करते, बड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, लेकिन काम नहीं कर रहे। हमें काम की तरफ आना है। जब तक हम काम नहीं करेंगे तो हमारे इस सारे नॉलेज का, इस नॉलेज बेस का, इतना वेल इन्फॉर्म्ड होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले जो कह रहे हैं वो बेसिकली करके दिखाएं। अब हर बंदा बोलता है, हर बंदा बात करता है, ऑनेस्ट होने की, मसाइल की, करप्शन की बात करता है। हर बंदे के पास बड़ा अच्छा आर्गूमेंट है। क्रिटिसाइज भी करते हैं गवर्नमेंट के इदारों को भी, हर किसी को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन ये है कि जब आप खुद फील्ड में आते हैं तो फिर कितने ऑनेस्ट रहते हैं। जब खुद काम करने लगते हैं और अपने काम में कितने ऑनेस्ट हैं कि हम स्टूडेंट अपने काम में कितना ऑनेस्ट है, कितनी पढ़ाई कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, ये उसकी ऑनेस्टी है, उसकी डिटर्मिनेशन है अपने काम के साथ। हमारा मजदूर कितना ऑनेस्ट है, हमारा इंडस्ट्रीज कितना ऑनेस्ट है, हमारा ट्रेडर कितना ऑनेस्ट है। तो इसका जो फीडिंग एरिया है वो तो यही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज, वो यंग पीपल ही हैं। तो वो जब फील्ड में आए तो ऑनेस्ट रहें, अपनी कमिटमेंट के साथ रहें, इसी तरह पाकिस्तान चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।